इस बिंदु की इस रेखा से जो जितनी भी ये दूरियां हैं, उनमें जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो सदैव लंबवत होती है साहब, वो सदैव लंबवत होती है। तो अगर हम यहां ये प्रूव करते हैं कि ये ओपी इस लाइन की न्यूनतम दूरी है, सबसे छोटी दूरी है, तो सबसे जो छोटी दूरी होती है वो हमेशा लंब होती है, ये बात हम जानते हैं। तो इसी चीज का हम यहां यूज कर सकते हैं। तो हमें यह प्रूव करना है कि ओपी सबसे छोटी दूरी है, इसकी इस बिंदु और इस रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं में सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी दूरी ओपी है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी सदैव लंबवत होती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 वृत्त। वृत्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा समझिए। आपके आरबीएससी में इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 6 नंबर के क्वेश्चंस में से एक नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि केवल 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बड़ा, बाकी भैया एक नंबर के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी 65% मार्क्स आपके एक नंबर से मिलेंगे आपको। और एक नंबर कहां से आएंगे भैया? छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन बनेंगे, और छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन बनेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपको हर छोटी बात ढंग से सीखनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो इसलिए कहता हूं कॉपी पेन लेके बैठना और हर छोटी बात को नोट करते जाना। जहां जो पॉइंट आपको पता नहीं हो वही आप नोट कर लें, क्योंकि वृत्त के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। 8वीं में 9वीं में आपने पढ़ा है, सीखा है वृत्त क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, बहुत सारी बातें आपने सीखी है। तो वो बातें भी आपके काम आएगी और आपके एक नंबर के क्वेश्चंस वहां से भी बन सकते हैं। आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे चैप्टर में तो ये लिखा हुआ नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। जी नहीं, आप 10th क्लास में हैं तो आपको ये पता है कि वृत्त के बारे में पूर्व जानकारी क्या है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में तो पहले की जानकारी काम आती ही है। इसलिए ये जरूरी है कि हम हर छोटी से छोटी बात को ढंग से सीख के चलें, और हर छोटी से छोटी बात सीखेंगे तभी तो मैथ्स हमें अच्छे से समझ में आएगी और उसी से हमारे एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो बहुत इजी होने वाला है भाई। तो इसलिए ढंग से कॉपी पेन लेके बैठिए और अंत तक साथ रहिए, ताकि आप हर एक चीज को ढंग से सीख सकें। हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे, हर चीज को हम बारीकी से सीखेंगे, ताकि हमारे 6 नंबर यहां से कहीं भी इधर उधर नहीं होने चाहिए। और 4 नंबर तो किसक भी ना सके, हर एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे, हर एक बात को लेके चलेंगे जहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वृत्त। अब वृत्त होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए। देखो, हम यहां बारीकी से सारी चीजें समझेंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपने जो पहले पढ़ा है वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को ढंग से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वृत्त। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वृत्त होता क्या है, क्या है ये वृत्त। बच्चों ढंग से सीखिए। एक निश्चित बिंदु है भाई, एक निश्चित बिंदु का मतलब एक फिक्स है, हमने खूंटा गाड़ दिया यहां पे, ठीक है, यहां हमने एक खूंटा गाड़ दिया। तो ये वो बिंदु है जहां हमने खूंटा गाड़ा है। अगर यहां मैं समझाना चाहूं तो आपको कह सकता हूं कि बिंदु ओ है जहां हमने वो खूंटा गाड़ा है। अब क्या करें, एक रस्सी ले लेते हैं, और एक रस्सी ले ली, मान लीजिए मैंने ये रस्सी ले ली, और इस रस्सी में एक पाइप डाल दिया, लोहे का पाइप, जैसे कि ये प्लास्टिक का पाइप डला हुआ है, ठीक है। तो ये पाइप मैंने इसमें डाल दिया, और यहां अगर मैं किसी पेंसिल को बांध दूं तो क्या वो पेंसिल इधर या फिर इधर आगे बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती ना। मतलब यह हुआ कि इस खूंटे के बांधने के बाद ये दूरी फिक्स है, और अब मैं अगर इस पेंसिल को घुमाऊं, अब मैं इस पेंसिल को इस तरह से घुमाऊं और वापस यहीं आ जाऊं लौट के, तो ये जो आकृति बन रही है वही कहलाती है वृत्त। बहुत आसान है ना, डेफिनेशन याद हो गई। चलिए समझते हैं। एक फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी, निश्चित मतलब जो कभी बदलती नहीं है, एक बार फिक्स कर दिया है उसे, ठीक है। तो फिक्स बिंदु से फिक्स दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदु है भाई एक लाइन में। ये एक वक्र बन रहा है, जो एक तरह से लाइन होती है, वो एक तरह से घूमती हुई लाइन है, ठीक है। आप ये जानते हैं कि अगर मैं कुछ बिंदु इस तरह से लगाऊं और उनको पास पास लगाऊं, बिल्कुल पास पास, इनके पास में और बिंदु बीच में लगा दूं, तो ये एक लाइन की तरह नहीं बन रहा क्या? ये एक लाइन बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन में असंख्य बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, और लाइन जो है वो बिंदुओं से मिलकर ही बनी है। तो यहां इस फिक्स बिंदु से, मान लीजिए मैंने इसे ओ कह दिया,
यहां एक बिंदु P1 है, यहां एक बिंदु P2 है, यहां एक बिंदु P3 है, यहां एक बिंदु P4 है, यानी इस तरह से बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, बहुत सारे बिंदु हैं। ये सारे बिंदुओं के नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, 7, 8, 9, 10, कुछ भी। ठीक है, तो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित ये सारे बिंदु है, क्योंकि यहां से इसकी दूरी भी वही OP है, इसकी दूरी भी वही फिक्स है OP। आप इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर मैंने फिक्स कर रखी है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, 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 यानी सारी ये दूरियां क्या है, 2-2 सेंटीमीटर की दूरियां है। दूरी हमने फिक्स कर दी है। तो एक निश्चित बिंदु से फिक्स दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। अरे भैया बहुत सारे बिंदु है, कितने बिंदु है, असंख्य बिंदु है। इतनी सी दूरी में आप बिंदुओं को गिन नहीं सकते, तो इतनी दूरी में तो कितने बिंदु होंगे सोचिए। इन सभी बिंदुओं की इस बिंदु O से दूरी बराबर है भाई 2 सेंटीमीटर, सबकी फिक्स है, यानी निश्चित दूरी है। तो एक फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से, निश्चित ही दूरी है और बिंदु भी एक फिक्स है, निश्चित है, तो निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। एक फिक्स बिंदु से अचर दूरी जो कभी बदल नहीं सकती, जिसे हम निश्चित कह दें चाहे अचर कह दें, अचर दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ये हो गई हमारी वृत्त की डेफिनेशन, यानी इस तरह से जो आकृति बनी वो वृत्त है। तो ये हमारा निश्चित बिंदु है और ये OP है वो निश्चित दूरी। तो इस निश्चित दूरी पर इस जो बाउंड्री पर जितने भी बिंदु है उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है, वृत्त। अब आप इस चीज को समझिए कि ये जो बिंदु है वो जो निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं भाई, वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र। ये निश्चित बिंदु कहलाता है वृत्त का केंद्र। और इस बिंदु से ये जो निश्चित बिंदु से ये जो निश्चित दूरी है कौन सी, OP, इस निश्चित दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। इस निश्चित दूरी को हम R से प्रदर्शित करते हैं। निश्चित जो बिंदु है उसे कहते हैं वृत्त का केंद्र। जहां खूंटा गाढ़ा है वो खूंटा आपका वृत्त का केंद्र है। और ये जो रस्सी की लंबाई है, ये जो धागे की लंबाई है, वो क्या कहलाएगी आपकी, त्रिज्या। यानी कि केंद्र की परिधि से दूरी, ये जो बाउंड्री जो बन रही है, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। इसका नाम है परिधि। केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है जिसे हम वृत्त कह रहे हैं, तो ये जो बन रही है बाउंड्री, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, इसकी टोटल लंबाई को क्या कहते हैं, हम परिधि। और एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी आकृति की बाउंड्री की जो टोटल लंबाई है, चाहे वो त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, कुछ भी हो, कैसी भी आकृति हो सकती है, तो उस बाउंड्री की टोटल लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप भी कहते हैं। तो यानी ये जो वृत्त की परिधि है वही वृत्त का परिमाप भी होती है। ये जो वृत्त की परिधि है वही वृत्त का परिमाप भी होती है। तो वृत्त में आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस O को, यानी जहां हमने खूंटा गाड़ा है, उसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। और वो निश्चित दूरी जो कि इस परिधि से दूरी होती है, परिधि की दूरी किससे, केंद्र से, परिधि और केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। आप चाहे तो परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा है, याद रख सकते हैं। और याद रखने की जरूरत कहां है, समझेंगे तो, कि खूंटे से जो परिधि है उसके किसी भी बिंदु की जो दूरी है वो दूरी R होती है। इसे हम त्रिज्या कहते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, परिधि। इस बाउंड्री को हम बोलते हैं परिधि। तो ये होती है परिधि, और परिधि ही होती है वृत्त का परिमाप। परिधि ही होती है वृत्त का परिमाप। अब चलिए आगे देखो, यहां आपके बात समझ में आ गई कि वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है और परिधि क्या होती है। तो इनके अलावा भी इसमें है भाई वृत्त में कुछ चीजें, जैसे कि व्यास। व्यास क्या होता है, जैसे कि जीवा। जीवा क्या होती है, चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो व्यास क्या होता है। व्यास, अगर मैं इस त्रिज्या को और आगे बढ़ा दूं, इधर आप ऐसा कीजिए, इस डायग्राम में आइए। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो बिंदु है A और ये जो बिंदु है B, और ये बीच वाला बिंदु क्या हो गया भाई, O।
तो मैं यहां ओ बना दूं, दिख रहा है आपको, ये बीच वाला बिंदु है ओ। ठीक, यहां जो फिक्स बिंदु है, ये जो बिंदु है फिक्स, ये बिंदु है ओ। तो ए बी, ए कहां है? वृत्त की परिधि पर। बी कहां है? ये भी वृत्त की परिधि पर स्थित है। और ये ओ वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र से इस ए की दूरी, यानी वृत्त की परिधि की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। और मैं इधर भी देखूं कि इस ओ से इस बी की दूरी, वो भी तो परिधि पर है, इसलिए ये भी त्रिज्या है। तो अगर ये ए से जो बी की दूरी है, इसकी मैं बात करूं, तो इस ए बी को मैं क्या कहूंगा भाई? व्यास कहूंगा। ए बी को क्या कहूंगा? व्यास। अब जरा इससे पहले आप इस जीवा को समझ लीजिए, इसको क्लियर करूं उससे पहले जीवा को समझ लीजिए कि जीवा क्या होती है। जीवा होती है एक वृत्त है भाई, ठीक है। इस वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु हैं, एक ए और एक बी। अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूं तो ये जो आपकी ए बी है, उस ए बी को हम कहेंगे वृत्त की जीवा। क्या कहेंगे? ए बी को जीवा। तो जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। अगर कोई भी दो बिंदु, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला दिया, जीवा है। यहां दो बिंदुओं को मिला दिया, जीवा है। इन दो बिंदुओं को मिला दिया, ये भी एक जीवा है। यानी अगर मैं इसे कहूं कि ये P है और ये बिंदु Q है, तो ये PQ भी वृत्त की जीवा है। ये भी इसकी जीवा है, ये भी इसकी जीवा है। ये दो बिंदु है भाई, क्या है? ये दो बिंदु है। तो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उसे हम क्या कहेंगे? जीवा। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा। अब जरा आप वापस यहां आइए, ये ए बी क्या है? ए बी वृत्त की परिधि पर है, बी भी वृत्त की परिधि पर है। तो इस ए को और बी को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? जीवा। हमने तो इसे व्यास कहा, लेकिन ये क्या है? जीवा है। जी हां, जीवा ही व्यास होती है। लेकिन कौन सी जीवा? कौन सी जीवा व्यास होती है? वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे। देखो, ये जीवा केंद्र से नहीं गुजरती, ये केंद्र से नहीं गुजरती, लेकिन ये हो सकता है कि ये वाली जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरे। तो अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो वो क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, कोई सा भी, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कोई सा भी। और यहां बहुत सारे व्यास खिंचे हुए हैं, अभी बताता हूं मैं आपको। तो जीवा वो है जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है, वो रेखाखंड जीवा है। ठीक। और कोई जीवा अगर केंद्र से गुजरे, आप यहां देखिए कि ये सारे की सारी जीवाएं हैं, लेकिन ये सब वृत्त के केंद्र से गुजर रही है। तो अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। और आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जैसे आप यहां देख रहे हैं कि केंद्र से ये वाली दूरी r और केंद्र से ये वाली दूरी भी r, तो ये जो व्यास होता है, ये जो आपका व्यास है, वो व्यास त्रिज्या के दो गुने के बराबर होता है, यानी r प्लस r 2r के बराबर होता है। तो जो व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का दो गुना होता है, ये बात आप याद रखेंगे। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दो गुना होता है। तो ये ए बी इस वृत्त का व्यास है और ये इसकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या का डबल होता है व्यास, यानी कि 2r बराबर होता है व्यास। तो व्यास सदैव त्रिज्या का दो गुना होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और इसका मतलब यह भी निकलता है कि अगर व्यास त्रिज्या का दो गुना है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्लियर? ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। देखो, जीवा हो गई, व्यास हो गया, तो अभी तक तो हमारे समझने वाली चीज यही है और काम भी यही आने वाली है और इससे रिलेटेड भी यही है, क्योंकि हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं। तो ज्यामिति में यही चीज है, हम क्षेत्रफल की इनकी बात नहीं करेंगे। परिमाप मैंने फिर भी आपको बता दिया, ठीक है, सामने आ गया तो बता दिया, याद होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं आगे। तो यह है वृत्त की सामान्य जानकारी। अब जरा इसी में आगे चलते हैं और सीखते हैं। देखिए, यहां देख रहे हैं कि ये पहिए की आकृति नजर आ रही है आपको। ये पहिए की आकृति है, इस पहिए में ये बहुत सारी ताड़ियां हैं। तो ये सभी ताड़ियां क्या होती है भाई? ये सभी ताड़ियां त्रिज्या होती है भाई। ये सभी ताड़ियां क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो हम यहां देख रहे हैं कि ये धरती है, धरती पर ये पहिया घुड़ेगा, तो क्या ये त्रिज्या इस धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है? जी हां, वृत्त की त्रिज्या इस धरती के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये बात मैंने क्यों बताई, इस चीज को समझिए, फिर मैं स्पष्ट करता हूं। हम एक वृत्त और एक रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक तो बात करते हैं हम वृत्त की और एक बात करते हैं रेखा की। तो एक वृत्त और रेखा की क्या कंडीशन हो सकती है, जरा समझिए आप। एक वृत्त और रेखा की केवल 3 कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन की बात करते हैं हम यहां,
दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम यहां, और तीसरी कंडीशन की बात करते हैं हम यहां, और चौथी हो सकती है तो आप मुझे बताना। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां कि ये एक वृत्त है, इस वृत्त के पास में ये एक PQ रेखा है। हम यहां देख रहे हैं कि ये PQ रेखा इस वृत्त के बाहर स्थित है, मतलब इस वृत्त को छू नहीं रही है, टच नहीं कर रही है, काट नहीं रही है, इससे बिल्कुल दूर है, वृत्त के बाहर स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी रेखा है भाई? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा यानी जो वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, जो वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है वो अप्रतिच्छेदी रेखा हो गई। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये रेखा इस वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये रेखा PQ इस वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहां हम कह सकते हैं कि टच कर रही है, छू रही है बिंदु A पर, या यूं भी कह सकते हैं कि इस वृत्त और इस रेखा का एक उभयनिष्ठ बिंदु है A, जो वृत्त पर भी है और रेखा पर भी है। तो समझने की बात है, कैसे समझते हैं? ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, स्पर्श मतलब छू रही है। कहां छू रही है? बिंदु A पर। तो ये बिंदु A इस रेखा के ऊपर भी हो गया और वृत्त पर भी हो गया, तो इस बिंदु को हम कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, जो वृत्त पर भी है और रेखा पर भी है। तो ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। या हम यूं कह सकते हैं कि ये रेखा इस वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक जगह काट रही है केवल। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन की बात करते हैं कि ये रेखा इस वृत्त को दो बिंदुओं पर कट कर रही है, बिंदु A और बिंदु B पर। तो अगर ये दो बिंदुओं पर कट कर रही है, इसका छेदन कर रही है, तो इसे हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं भाई? छेदक रेखा। आप इसे चाहें तो प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी इसको हम कह सकते हैं। ये एक प्रतिच्छेदी रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो एक रेखा और एक वृत्त की बात करें तो मेरे हिसाब से तो ये तीन ही कंडीशन हो सकती है। क्या चौथी कंडीशन आपके अनुसार हो सकती है? अगर हो सकती है तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, मेरे अनुसार तो ये तीन ही कंडीशन हो सकती है, तीन के अलावा चौथी कंडीशन नहीं हो सकती कि या तो कोई रेखा वृत्त को टच ही ना करे, या फिर रेखा वृत्त को टच करे, और या फिर रेखा उसको प्रतिच्छेद करे। तो जो प्रतिच्छेद करती है उसे तो हमने प्रतिच्छेदी रेखा कह दिया, या छेदक रेखा हो गई वो। लेकिन जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही वो अप्रतिच्छेदी है। लेकिन बची कौन सी? ये, इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, क्योंकि ये क्या कर रही है? इस वृत्त को स्पर्श कर रही है। भाई समझिएगा जरा, जो वृत्त को स्पर्श कर रही है उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। केवल छू के निकल गई है, केवल एक छू के निकल गई है, एक ही बिंदु पे कट किया। देखो तीनों में डिफरेंस है। ये रेखा इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये रेखा इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और ये रेखा इस वृत्त को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है। तो जो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है वो तो अप्रतिच्छेदी रेखा, कोई घटना ही नहीं घटी। यहां घटना घटी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा, क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब हो गया वो रेखा इस वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल गई है, और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है ये तो इस वृत्त में छेद करके निकली है। भाई दो छेद करके निकली है, इसलिए इसको हम छेदक रेखा भी कह देते हैं और प्रतिच्छेदी रेखा भी कह देते हैं। तो यहां इस चैप्टर में हम विशेष रूप से सीखने वाले हैं इसके बारे में। जी हां, स्पर्श रेखा के बारे में, वृत्त और स्पर्श रेखा के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो जरा इसी चीज को पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा क्या हुई? देखिए फिर से समझिए, स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरी चीज, एक जो बिंदु है वो इस वृत्त पर भी स्थित है और इस रेखा पर भी स्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि एक वृत्त और रेखा का एक उभयनिष्ठ बिंदु है तो वो रेखा क्या हो गई? उस वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। चलिए अब समझते हैं, जरा यहां आइए आप। मान लीजिए ये पहिया एक भूमि पर यानी कि धरती पर, सड़क पर गुड़ रहा है, भाग रहा है, चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये जो धरती को देख रहे हैं इस पहिए के साथ, तो क्या ये धरती इस पहिए के साथ स्पर्श रेखा बना रही है? समझ में आती है बात? ये पहिया है और ये धरती है। जिस धरती पर यानी कि सड़क पर ये पहिया निकल रहा है, तो अगर सड़कों में रेखा मान लूं तो क्या ये पहिया सड़क को स्पर्श कर रहा है?
क्लियर कट बात है। अगर ये स्पर्श कर रहा है तो आप पहिए में ये बहुत सारी ताड़ियां देख रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये जो ताड़ियां हैं वो क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। तो ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अच्छा, एक चीज और नोट करते हैं, क्या कि ये अगर पी क्यू इस वृत्त की स्पर्श रेखा है तो जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही है, जिस बिंदु पर पी क्यू रेखा इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, उस बिंदु ए को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु क्या है, ए। यानी हम ये कह सकते हैं जो बिंदु ए है, यानी कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जो रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर वो रेखा उस वृत्त को स्पर्श कर रही है वही स्पर्श बिंदु कहलाता है भाई। तो ये स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, आप कहोगे सर ये तो आपने कह दिया, आपको दिख रहा है, आपको लग रहा है, आपने कह दिया, तो जो क्या हमें लगता है वो सब कुछ होता है? जी नहीं, इस बात को हम प्रूव भी करेंगे। तो यहां पहले हम देख लें कि यहां जो भी जानकारी हमने ली वो आपको पता होनी चाहिए। वृत्त क्या होता है, निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। उस निश्चित बिंदु से वो जो निश्चित दूरी होती है उस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की परिधि के दो बिंदु, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। और अगर जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो वो वृत्त का व्यास कहलाती है। जीवा अगर वृत्त के केंद्र से गुजरती है तो वो वृत्त का व्यास कहलाती है। एक रेखा और एक वृत्त में केवल 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये कि वो रेखा उस वृत्त को प्रतिच्छेद ना करे, यानी अप्रतिच्छेदी रेखा है। दूसरी कंडीशन, वो रेखा इस वृत्त को केवल एक जगह प्रतिच्छेद करे, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। और अगर रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा या फिर छेदक रेखा। और अब चलते हैं आगे ताकि हम इस बात को अच्छे से समझें कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो कैसे, चलिए इस प्रमेय को प्रूव करते हैं। तो हमारी प्रमेय क्या कह रही है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर, तो ये रहा हमारा बिंदु P, ठीक है। इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इसको नाम दे देते हैं हम AB। ये AB हमारी स्पर्श रेखा है। तो AB इस वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है। AB वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यानी कि OP क्या होती है, इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी हमें इस कोण को 90 डिग्री प्रूव करना है भाई, ये 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी जब प्रमेय सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है। तो क्या दिया है यहां पर, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया है आप बताइए, सोचिए और उसे लिख दीजिए। तो हमें दिया है क्या, एक वृत्त दिया है। सबसे पहले तो वृत्त के क्वेश्चन में तो ये डायलॉग फिक्स है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, हमें ये दिया हुआ है भाई। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। और क्या हुआ है, वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा, क्या नाम है रेखा का, AB। वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो जो भी बात सवाल में है वो हमें लिखनी है भाई। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है।
तो जो दिया है वो हमने लिख लिया। अब दिया है के बाद हम क्या लिखते हैं? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अरे भैया टच हो जा, सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है भाई? हमें क्या सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। आपको क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि ये ओपी एबी पर लंब है। हमें सिद्ध करना है ओपी लंब एबी, ओपी लंब है एबी पर, यानी कि त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब है। त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श रेखा लंब है चाहे त्रिज्या लंब है, एक ही बात है। तो ओपी लंब है एबी, ये हमें प्रूव करना है। अब इसके लिए कुछ रचना करनी होगी क्या भाई? अब भाई कुछ सिद्ध करना है तो सीधा सीधा तो सिद्ध हो नहीं जाएगा, रचना तो कुछ ना कुछ करनी ही पड़ेगी हमें, क्योंकि बिना रचना करने करे तो कोई काम यहां बन नहीं रहा। तो रचना क्या करते हैं, हम बाहर एक बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक बिंदु ले लिया, अगर ये ओपी है तो मैं इसे क्यू ले लेता हूं, ठीक है, एक बिंदु क्यू ले लिया, और इस क्यू को हम इसके साथ मिला देते हैं भाई, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने क्यू को मिला दिया, ठीक है। और ये क्यू इसको बिंदु आर पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये मान लीजिए आप, ये बिंदु आर है, ठीक है, ये बिंदु आर पर इस वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। अब समझते हैं इस चीज को कि ये रचना ही हमने क्यों की। देखिए, हमें ये प्रूफ करना है कि ये ओपी इस पर लंब है, तो इस पर एक कंसेप्ट काम करता है। हम ये चीज समझते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा की जो दूरी होती है ना, वो सदैव लंबवत दूरी होती है। अब आप कहोगे ये क्या? अरे ये तो हम जानते हैं ना, तो इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं हम यहां पर, इसको प्रूव करते हैं कि ये लंबवत क्यों होती है। अब ये लंबवत होती है, हम ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिए एक लाइन है ये, ठीक है, एक लाइन है और ये एक बिंदु है, इससे ये दूरी है, ठीक। मैंने कहा कि एक बिंदु से किसी रेखा की जो दूरी होती है वो सदैव लंबवत होती है। समझिए, इसकी ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। तो ये सब दूरियां अलग अलग हो सकती है, ये सब दूरियां अलग अलग हो सकती है। जो दूरी यहां है वो दूरी यहां भी हो सकती है, ये दोनों दूरी सेम हो सकती है, लेकिन ये होती है इकलौती दूरी। ये क्या होती है? इकलौती दूरी, क्योंकि ये कभी डबल नहीं हो सकती, ये सिंगल होती है, इसलिए दूरी हमेशा इसी को लिया जाता है। अब ये लंबवत क्यों होती है? क्योंकि इन सभी दूरियों में जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, इस बिंदु की इस रेखा से जो जितनी भी ये दूरियां हैं, उनमें जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो सदैव लंबवत होती है साहब, वो सदैव लंबवत होती है। तो अगर हम यहां ये प्रूव करते हैं कि ये ओपी इस लाइन की न्यूनतम दूरी है, सबसे छोटी दूरी है, तो सबसे जो छोटी दूरी होती है वो हमेशा लंब होती है, ये बात हम जानते हैं। तो इसी चीज का हम यहां यूज कर सकते हैं। तो हमें यह प्रूव करना है कि ओपी सबसे छोटी दूरी है, इसकी इस बिंदु और इस रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं में सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे छोटी दूरी ओपी है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी सदैव लंबवत होती है। तो देखो, अब हमें यही प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया कि सारे बिंदु तो लेने की आवश्यकता है नहीं, इन सारे बिंदुओं तो लेने की आवश्यकता है नहीं, एक बिंदु को पकड़ लेते हैं और वो बिंदु ले लिया हमने क्यू, और इसे प्रूव कर देते हैं कि ये क्यू इस ओपी से, मतलब ओ क्यू इस ओपी से छोटी दूरी है कि बड़ी दूरी है, यानी कि न्यूनतम दूरी ओपी, हमें यह प्रूव करना है। तो देखिए किस, अब इसके लिए हमने क्या कर दिया, यहां एक बाहर बिंदु ले लिया और इसके माध्यम से हम सभी की बात कर लेंगे। तो अब हम यहां प्रूव करें कि ओपी छोटा है ओक्यू से। तो देखो कैसे, तो सबसे पहले हम रचना तो लिखे हैं भाई, सिद्ध तो बाद में करेंगे, चलो रचना लिखते हैं। तो रचना हमने क्या किया, हमने रेखा AB पर एक बिंदु Q लिया तथा केंद्र O से मिलाया, केंद्र O से मिलाया, ठीक है भाई। साथ ही क्या है, ये जो OQ है, OQ वृत्त को बिंदु, भाई ये ढंग से लिखा मैंने, बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, R पर प्रतिच्छेद करती है। ये सारी जानकारी हमने यहां लिख दी।
हमने सिंपल सा काम किया है कि लाइन जो ये आपकी है ए बी, इस पर एक बिंदु क्यू लिया है और उसे केंद्र से मिला दिया। अब इसमें एक बात और होगी कि जब केंद्र से मिला रहे हैं तो ये इस वृत्त की परिधि को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद कर रही है। हमने ये सारी जानकारी यहां लिख दी। अब हम उत्पत्ति लिखते हैं और उत्पत्ति में हम इस बात को सिद्ध करते हैं भाई। तो ये कैसे, तो चलिए अब वो बात आती है सिद्ध करने वाली। यानी हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ओपी इस लाइन के सभी बिंदुओं की जो दूरियां है ओ से, उनमें सबसे छोटी दूरी है ओपी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले यहां क्या कहें, हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, यानी कि बराबर होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ओपी है वो बराबर है ओ आर के। ओपी किसके बराबर है, ओ आर के। अब यहां पर आप ये देखिए कि ये ओ आर भी वृत्त की त्रिज्या है और ओपी भी वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर है। लेकिन ओ आर में अगर मैं क्यू आर जोड़ दूं, ओ आर में अगर मैं क्यू आर जोड़ दूं, ये ओ आर है, इसमें मैं अगर क्यू आर जोड़ दूं तो क्या हो रहा है कि ये बड़ा हो जाएगा ओपी से। बताइए बड़ा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं ओ आर में इस क्यू आर को और जोड़ दूं तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो यानी कि ओपी छोटा है ओ आर प्लस क्यू आर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओपी है वो छोटा है। ओ आर प्लस क्यू आर क्या है, ओ आर और ये क्यू आर मिलाकर प्लस कितना हो गया, ओ क्यू, ओ क्यू से। तो ओपी ओ क्यू से छोटा है भाई, ठीक है। ओपी जो है वो ओ क्यू से छोटा है, प्रूव हो गया कि छोटा है। अब इस बात को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि ये क्यों छोटा है, क्योंकि क्यू वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है पी। तो इस लाइन पर इस पी के अलावा जितने भी बिंदु हैं वो सारे वृत्त के बाहर स्थित है कि नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। सारे के सारे बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, तो इसका मतलब सभी की लंबाई इस ओपी से ज्यादा होगी। तो ये बात हम लिख देते हैं कि इस लाइन ए बी पर पी के अलावा जितने भी बिंदु हैं वो सब वृत्त के बाहर स्थित हैं, इसलिए सभी क्या होंगे, ओपी से छोटे होंगे। इसका मतलब केवल ओपी तो न्यूनतम दूरी हो गई, दैट्स ऑल, सिद्ध हो गया। तो चलो इसी बात को लिख देते हैं। अर्थात रेखा ए बी पर स्थित सभी बिंदु कौन से सभी बिंदु, पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त सभी बिंदु, पी के अतिरिक्त सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। रेखा ए बी पर स्थित सभी बिंदु पी के अलावा वृत्त के बाहर स्थित है, इसलिए वृत्त के केंद्र ओ से रेखा ए बी के सभी बिंदुओं की दूरी में न्यूनतम दूरी ओपी है। यानी क्या हो गया, वृत्त के केंद्र ओ से इस रेखा ए बी के सभी बिंदुओं की दूरी में न्यूनतम दूरी कौन सी है, ओबी है, सॉरी ओपी है। तथा हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी, ये है ना भाई, न्यूनतम दूरी सदैव रेखा पर लंब होती है, इसलिए ओपी लंब है
ए बी, हैंस प्रूव। इति सिद्धम। हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो न्यूनतम दूरी है वो सदैव लंब होती है, तो यहां क्योंकि ओपी न्यूनतम दूरी है इसलिए ये ए बी पर लंब होगी। हैंस प्रूव। इतना सा ही काम है। मतलब यहां लिखना ज्यादा है, समझना ज्यादा है, क्योंकि समझोगे तो आप लिख दोगे, वरना रटोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने यहां क्या किया, हमने कहा कि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए ओ आर बराबर है ओपी के। तो जब ओ आर में अगर मैं क्यू आर को ऐड कर दूंगा तो भाई ओपी से बड़ी होगी कि नहीं होगी। ओ आर में क्यू आर को ऐड कर दिया तो ओ क्यू बनता है, तो ओ क्यू ओपी से बड़ा हो गया। अब इसी तरह से जिस तरह से ये क्यू ओपी से बड़ा है, अगर मैं किसी भी बिंदु को इस रेखा के ए बी के किसी भी बिंदु को इसी तरह से देखना चाहूं तो सारे के सारे बिंदु वृत्त के बाहर हैं, वो सब ओपी से अधिक दूरी है, ज्यादा दूरी है, लंबी दूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, ओपी न्यूनतम दूरी है। हमने यही लिख दिया यहां पे। अर्थात रेखा ए बी पर स्थित सभी बिंदु पी के अतिरिक्त वृत्त के बाहर स्थित है, क्योंकि पी कहां है, वृत्त पर स्थित है। इसलिए वृत्त के केंद्र ओ से रेखा ए बी के सभी बिंदुओं की दूरी में न्यूनतम दूरी ओपी है, तथा हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी सदैव रेखा पर लंब होती है, इसलिए ओपी लंब है ए बी पर। दैट्स ऑल। ये प्रमेय हो गई और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुकी है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है ये प्रमेय। तो देखिए सिंपल सी चीज है, 2 लाइनें 4 लाइनें लिखनी है, बस काम खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रमेय, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक 2 बार आरबीएससी में और 3 बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है। तो चलिए उसी प्रमेय को सॉल्व करते हैं। तो प्रमेय क्या कह रही है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। भाई वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, उनकी लंबाई बराबर होती है, यानी कि पीए बराबर पीबी हमें प्रूव करना है। लेकिन एक बात हमने नहीं की, बीच में छोड़ दी। कौन सी बात छोड़ दी, जरा ध्यान दीजिए कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। चलिए पहले इसी चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त पर आपको पता है स्पर्श रेखा उस वृत्त के किसी बिंदु पर होती है। मान लीजिए बिंदु P है, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो अब इस बिंदु की और वृत्त की कौन कौन सी स्थितियां हो सकती है। एक तो ये कि बिंदु वृत्त पर स्थित है, एक ये कि बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, और एक ये कि बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है। तो ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में कैसे कैसे स्पर्श रेखा हो सकती है जरा समझिए। अगर मैं वृत्त के अंदर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना कोशिश करूं, भाई खींचना चाहूं, तो पॉसिबल है क्या, नहीं। अगर मैं इस बिंदु से गुजरने वाली कोई भी रेखा बनाऊंगा, अगर इस बिंदु से गुजरने वाली मैं कोई भी रेखा बनाऊंगा, तो वो रेखा वृत्त को हमेशा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो चलो ये चीज क्लियर हो गई कि वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु से गुजरने वाली रेखा वृत्त पर कभी भी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। इसका मतलब जब बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं कि कोई बिंदु वृत्त के बाहर है, वृत्त पर स्थित है, कोई बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। अरे भाई इस बिंदु से तो मैं केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकता हूं जो इस बिंदु से होकर गुजरेगी। क्या इस बिंदु पर दूसरी खींच सकता हूं। अगर मैं इस बिंदु से दूसरी खींचने की कोशिश करूंगा तो वो 2 जगह प्रतिच्छेद कर जाएगी, और 2 जगह प्रतिच्छेद कर गई तो फिर वो स्पर्श रेखा ही नहीं रही। स्पर्श रेखा तो वो होगी जो वृत्त को केवल उस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। इस बिंदु पर केवल अगर प्रतिच्छेद करेगी तो ये इस बिंदु की स्पर्श रेखा होगी। यानी वृत्त के किसी बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर हमसे कहा जाए कि वृत्त के बिंदु P पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक। यहां एक बात समझना, अगर हमसे कोई कहे कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अरे भाई ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, मैं इस पर यहां भी स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, यहां भी 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 खींच सकता हूं। यानी इस बिंदु पर, 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 वृत्त पर तो बहुत सारे बिंदुओं में हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकता हूं। तो मुझसे क्या पूछा गया है, इस पर ध्यान देना है। अगर मुझे कहा जाए कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर, फोकस यहां करें, वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अरे भाई एक बिंदु पर एक ही खींच सकते हैं, भाई एक बिंदु पर केवल एक खींच सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, वृत्त के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक।
और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत। अब बात करते हैं वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगर मैं इस बिंदु से कुछ रेखाएं खींचू तो जरा ध्यान देना, ये खींची, ये खींची और ये खींची, ये खींची, तो ये क्या है? अप्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि वृत्त को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है। ये वाली भी अप्रतिच्छेदी, और ये है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम कहेंगे स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा, और ये क्या है? ये अंदर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कौन सी रेखा हो गई? ये हो गई छेदक रेखा, यानी एक ही स्पर्श रेखा हुई। और अगर मैं इधर आगे बढ़ूंगा तो ये छेदक रेखा, और अंत में फाइनली मैं यहां से ये देखूंगा कि ये एक और स्पर्श रेखा हो सकती है, लेकिन फिर ये बाहर हो जाएगी। तो मुख्य रूप से अगर देखूं तो स्पर्श रेखाएं केवल एक तो ये और एक ये दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कौन सी? पीए और पीबी। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो से ज्यादा नहीं, क्योंकि दो से ज्यादा खींचूंगा तो या तो वो प्रतिच्छेदी होगी या फिर अप्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं सिर्फ दो ही हो सकती है बाहर स्थित बिंदु से। वृत्त पर स्थित बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है, और वृत्त पर तो बहुत सारी हो सकती है। और वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो चलिए इस प्रमेय को समझते हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ये P है, और P से ये दो स्पर्श रेखाएं इस पर जा रही है, PA और PB, और हमें क्या प्रूव करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में सदैव बराबर होती है। तो हमें PA और PB को बराबर प्रूव करना है। तो यहां क्या दिया गया है? देखिए, दो स्पर्श रेखाओं के अलावा एक वृत्त है, तो मैंने क्या किया, इस OA और OB को मिला दिया। चलो रचना का काम पहले हो गया, तो हम लिख देते हैं पहले, इसको बाद में करते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? आपको पता है जब भी आपको कोई प्रमेय सिद्ध करनी है तो आप लिखोगे दिया है। हमें दिया क्या क्या है उसकी जानकारी देनी है। तो लीजिए क्या दिया है? एक वृत्त। ये डायलॉग तो हमेशा फिक्स है भाई, कोई सा भी वृत्त का सवाल हो उसमें एक वृत्त तो देगा ही देगा। तो वही लिखना है हमें, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, हमें ये दिया गया है, काम खत्म। देने वाली एक बात हो गई। दूसरी चीज, दो स्पर्श रेखाएं PA और PB, दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है, ये भी हमें दिया गया है। अब दिया है तो सिद्ध क्या करना है वो भी लिखते हैं हम। तो चलिए सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है भाई? हमें सिद्ध करना है कि ये जो लंबाई है PA की और PB की, ये दोनों बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। ठीक, अब इसके लिए हम करेंगे रचना। अब रचना क्या करेंगे? सिद्ध करना है तो कोई ना कोई रचना तो करनी पड़ती है। मोस्टली बिना करे भी कई बार काम होता है, लेकिन यहां आपको करनी पड़ेगी। तो रचना क्या करते हैं? रचना में हमने क्या किया, वृत्त के केंद्र को इस A से भी मिला दिया, इस B से भी मिला दिया, और ऐसा करो इस P से भी मिला दो, यानी कि ये P से भी मिला दो। हमने क्या किया रचना में, OA OB तथा OP को मिलाया। हमने सिर्फ रचना में यही काम किया है, हमने इन तीनों को मिला दिया बस। अब मिलाने पर क्या हो रहा है अब आपको समझना है कि हम इसको कैसे सिद्ध करें। तो सिद्ध कैसे करते हैं भाई? उसको बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति की प्रक्रिया में यह सिद्ध होता है। तो चलिए अब उपपत्ति लिखते हैं। तो चलो पहले विचार करते हैं कि हमें इस PA और PB को बराबर सिद्ध करना है। जैसे ही हमने ये रचना की, आपको यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दो त्रिभुज दिख रहे हैं तो जरा लौट के आइए 9th क्लास में और आपकी 6th एक्सरसाइज में, आपको समझ में आएगा कि जब भी हमें दो त्रिभुज दिखें या हमसे कोई क्वेश्चन किया जाए कि इन दोनों त्रिभुजों की PA और PB भुजा को बराबर सिद्ध करना है, इन कोणों को बराबर सिद्ध करना है, तो त्रिभुज में जब कोण और भुजा को बराबर सिद्ध करना होता है तो हम
सर्वांग समता को यूज करते हैं, मोस्टली सर्वांग समता को यूज करते हैं, बाकी कभी समरूपता भी काम आती है। तो यहां हम पीए और पीबी को प्रूव करना चाहते हैं बराबर, तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो क्या पीए बराबर पीबी नहीं होगा? कर सकते हैं ना, सर्वांग समता के नियम आपने सीखे हैं, जानते हैं। तो चलिए 9th क्लास में सीखा हुआ उसे यूज लेते हैं, और 10th में भी आपने 6 एक्सरसाइज में यूज किया है। तो त्रिभुज पीएओ और दूसरा त्रिभुज है पीबीओ, इन दोनों त्रिभुजों में बात करते हैं। तो देखिए ये त्रिज्या है भाई वृत्त की, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो बताओ त्रिज्या त्रिज्या बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि त्रिज्याएं तो समान होती है। ये आप जानते हो कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, क्योंकि इसने स्पर्श रेखा कहा है, पीए और पीबी स्पर्श रेखा है, तो फिर ये लंब भी है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री और ये वाला कोण भी 90 डिग्री हो गया। वेरी गुड। अब बचा पीओ, तो ये पीओ तो इस त्रिभुज पीएओ की भी भुजा है और पीबीओ की भी भुजा है। मतलब मैं यहां क्या देख रहा हूं कि दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये एओ और ओबी बराबर है और पीओ भी दोनों में बराबर है, यानी कि समकोण, कर्ण और भुजा। आपको सर्वांग समता का नियम याद होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, एक तो कर्ण और एक कोई सी भी एक भुजा अगर बराबर प्रूव हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और यहां देखिए ये दोनों त्रिज्याएं इसलिए बराबर है और ये उभयनिष्ठ भुजा इसलिए बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो पीए बराबर पीबी हो जाएगा। चलो लिखते हैं, कैसे समझ में भी आ जाएगा आपको। हमने रचना के अनुसार यहां दो त्रिभुज बन रहे हैं, हमने रचना की, ओए ओबी और ओपी को मिलाया, इससे हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में बात कर रहे हैं हम, बात करेंगे त्रिभुज पीएओ तथा त्रिभुज पीबीओ में, इन दो त्रिभुजों में बात करते हैं, क्योंकि जब भी सर्वांग समता प्रूव करते हैं तो दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं तो दोनों त्रिभुजों का नाम लिखते हैं, और अब इनकी भुजाओं को और कोणों को बराबर कर देते हैं। लो साहब, अब क्या कहेंगे हम? सबसे पहले कोण को ही कह देते हैं। कौन सा कोण भाई? पीएओ और पीबीओ, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे कोण पीएओ बराबर है कोण पीबीओ, और ये बराबर 90 डिग्री। क्यों है भाई ये 90 डिग्री? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये बात हम जानते हैं। तो हमने लिख दिया कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है, इसलिए ये 90 डिग्री हो गए, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी। अब उसके बाद हम कहेंगे एओ बराबर बीओ। अच्छा, ये क्यों हुआ? हम कहेंगे क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब ये बात ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कौन सी? कि त्रिज्याएं समान होती है, सब जानते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं इसलिए दोनों समान है। और तीसरी बात क्या हो गई भाई? अब यहां हम देख रहे हैं कि पीओ बराबर है पीओ, क्योंकि पीओ इसमें भी है और पीओ इसमें भी है। बाकी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है भाई, पानी पीना तो सही है। पीओ बराबर है पीओ, क्यों भाई? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा, यहां पर हम क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर है? यहां बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां आप देख रहे हैं कि तीन चीजें हो गई, एक तो कोण, एक भुजा और एक कर्ण, दोनों ही त्रिभुजों में समान है। तो हम क्या कहेंगे? इसलिए त्रिभुज पीएओ सर्वांग सम है त्रिभुज पीबीओ के। कैसे भाई? RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक है। ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम ये जानते हैं, बाई सिंप्लिसिटी आप ये जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अंग समान होते हैं, तो इसलिए पीए बराबर पीबी। अतः पीए बराबर है
ये बार बार बी क्यों लिख रहा हूं मैं, पी बी, ये लीजिए पी बी। क्यों भाई, हैंस प्रूफ। अरे भाई हैंस प्रूफ से पहले ये तो बताओ ये क्यों लिखा। अरे भाई लिख दो ना, बाय सीपीसीटी, शॉर्ट में लिख देते हैं हम। कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया। और आप शॉर्ट में बाय सीपीसीटी लिख दीजिए, पी ए बराबर पी बी, और हमें यही प्रूव करना था। तो हमारी ये प्रमेय भी हो गई। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। फिर से कह रहा हूं, 3 बार सीबीएसई में और 2 बार आरबीएसई में पूछी जा चुकी है। बाकी उससे पहले भी कई बार पूछी है, वो तो कभी जिक्र ही नहीं है उस चीज का। तो ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर की थ्योरी तो हमने कर ली कंप्लीट। भाई थ्योरी तो यहां कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हम उन क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करके ये समझेंगे कि किस तरह से हमने जो नॉलेज अभी तक ली है, जो हमने सीखा है, उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया, क्योंकि जब भी किसी बड़े क्वेश्चन को हम एक साथ पढ़ेंगे तो वो समझ में नहीं आता। फिर जो चीज समझ में नहीं आती उसे आसान कैसे किया जाता है। देखिए ये एक लंबा चौड़ा सेंटेंस था, हमने पढ़ लिया, हमारे समझ में नहीं आया। तो किसी भी चीज को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम उसके क्या करें, टुकड़े, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और फिर उसको समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आएगा। कैसे? देखिए ऐसे, सिद्ध कीजिए मतलब हमें सिद्ध करना है, समझ गए? ठीक है, कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों, ये 2 सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं ये समझ में आना चाहिए। सकेंद्रीय वृत्त उस वृत्त को कहते हैं, सॉरी उस वृत्त को क्या, उन वृत्तों को कहते हैं, क्योंकि एक वृत्त कभी सकेंद्रीय नहीं हो सकता। एक वृत्त का तो एक ही केंद्र होता है। एक से अधिक कितने भी वृत्त हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितने भी वृत्त हो, अगर उन सभी वृत्तों का केंद्र एक ही हो, अगर सभी वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो ऐसे वृत्तों को हम सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यहां हमें 2 सकेंद्रीय वृत्त दिए हैं, जरा समझिए। ये 2 वृत्त हैं, वृत्त को क्या नाम दिया है हमने, C1 और C2। जो बाहर वाला यानी कि बड़ा वृत्त है उसे C1 कहा, जो छोटा वृत्त है उसे C2 कहा। तो इन 2 वृत्तों का केंद्र ये O एक ही है, यानी ये केंद्र O इस वृत्त C2 का भी केंद्र है और ये केंद्र O इस C1 का भी केंद्र एक ही है, मतलब दोनों का केंद्र ये O ही है। तो ये दोनों वृत्त क्या हो गए, सकेंद्रीय वृत्त। मैं मानता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, उभयनिष्ठ हो, तो उस केंद्र के कारण, यानी एक ही केंद्र ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, उन दोनों वृत्तों को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। 2 से ज्यादा वृत्त हो और उनका केंद्र एक हो तो उनको भी हम सभी को सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो ये सकेंद्रीय वृत्त है साहब। तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों, यानी कि समझ में आ गया C1 और C2 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त को हमने क्या कहा, C1, और इस बड़े वृत्त की जीवा आप समझ रहे होंगे कि ये AB इस बड़े वृत्त की जीवा हो गई। जीवा वो होती है जो वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाती है, और यहां हम देख रहे हैं कि AB इस बड़े वृत्त की जीवा है। तो समझ में आ गया आपके 2 सकेंद्रीय वृत्तों, ठीक है, में बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है, AB है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि ये जीवा AB इस छोटे वृत्त C2 को स्पर्श कर रही है। चलिए स्पर्श बिंदु का नाम भी हम यहां लिख देते हैं, मान लीजिए वो स्पर्श बिंदु क्या है, P। ये जीवा AB छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो इसने यही कहा है, वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है, AB जो छोटे वृत्त यानी कि C2 को स्पर्श करती है, ठीक है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कौन? जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब जीवा समद्विभाजित हो रही है। तो जीवा समद्विभाजित होने का मतलब यह हो गया कि यह स्पर्श बिंदु P है, तो इसका मतलब ये और ये भाग, अर्थात AP बराबर PB, हमें ये प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है। जो भी सिद्ध करना होता है ना वो हमेशा लास्ट में लिखा होता है। तो अब समझ में आ गया। अब हम चाहे पूरे को एक साथ पढ़ लें। सिद्ध कीजिए, ठीक है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों, ठीक है, में 2 सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, ठीक है, AB जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, कर रही है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित हो रही है, हो रही है, इसको प्रूव करना है। तो करते हैं प्रूव। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। तो चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम,
दिया है। तो चलो क्या दिया है आपको लिखिए। दो वृत्त, हमको एक वृत्त नहीं दो वृत्त दिए हैं। दो वृत्त C1 व C2 जिनका केंद्र O है, ये स्पष्ट हो गया, जिनका केंद्र O है। इसका मतलब क्या हो गया, दो सकेंद्रीय वृत्त दिए हैं जिनका केंद्र क्या है O, C1 और C2। तो दो वृत्त C1 और C2 दिए हैं जिनका केंद्र क्या है भाई O है। ठीक है, आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं दो सकेंद्रीय वृत्त, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है, जीवा AB, आपको ये भी तो दिया है, जीवा AB है, आपको ये भी दिया है साहब, जीवा AB है। ठीक है, अब ये OP आपको नहीं दिया हुआ क्योंकि सवाल में कहीं बात नहीं की गई OP की, तो ये हम खींच लेंगे ना भाई। स्पर्श बिंदु P, ये तो निश्चित है कि जहां स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को हमने P नाम दिया है, तो हम कह देंगे OP वृत्त की त्रिज्या है। और ये अंडरस्टूड चीज है कि OP तो वृत्त की त्रिज्या होगी होगी, अगर केंद्र O है तो O से स्पर्श बिंदु P को मिलाया तो वो क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्त C1 व C2 जिनका केंद्र O है, जीवा AB है, और जीवा वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। यह हमको दिया हुआ है भाई, हमने दिया हुआ लिख दिया है। अब दिया हुआ लिख दिया तो सिद्ध क्या करना है, यह भी हमने समझ लिया कि हमें सिद्ध क्या करना है। आपने सवाल पढ़ा, समझा, तभी तो हम लिखेंगे। अगर हम समझेंगे नहीं तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। तो हमने क्या समझा यहां पर कि हमें यह प्रूव करना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है कौन, जीवा। ये जीवा AB स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित, दो समान भागों में विभाजित होती है। तो दो समान भाग AP और PB दोनों समान होंगे, समद्विभाजित, समान दो भागों में विभाजित होना। तो AP और PB, AB के दो टुकड़े हो गए, एक AP और एक PB, और दोनों समान भाग है यानी कि बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना है, समद्विभाजित होती है। इसका मतलब हम क्या प्रूव कर देंगे भाई, हम प्रूव कर देंगे कि AP बराबर है PB। हमें यह प्रूव करना है कि AP और PB बराबर है। चलिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए अब सबसे पहले कोई रचना करें भाई। रचना देखो आवश्यकता होती है तो हम करते हैं, और यहां मुझे लग रहा है कि रचना करना आवश्यक है। कैसे, जरा समझिए आप। अब मैं इस बात को कैसे प्रूव करूं कि ये OP, यानी सबसे पहले तो हम त्रिज्या को ले लेंगे। ठीक है, OP त्रिज्या हो गई, तो ये इसको समद्विभाजित कर रही है, ये दो भागों में बांट रही है। ये बात कैसे कहें भाई, एक बात आप जानते हैं क्या, कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना, तो काम आएगी। जो बातें हमने सीखी है ना वो सारी चीजें काम आएगी हमारे। बस आपको ध्यान में रखना है सबको, और सोचना है चित्र को देखकर कि ये OP त्रिज्या है तो निश्चित रूप से ये इस पर लंब होगी। अब लंब क्यों होगी, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होती है। ठीक है साहब, हमने ये कह दिया कि ये लंब होगी। ओके, ये लो, ये साइन भी बना दिया, ये लंब होगी। अब अगर आप याद करो 9th को, तो आपने 9th में पढ़ा था कि त्रिज्या नहीं, अगर वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर लंब खींचा जाए तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। सीधा सीधा आंसर है, सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं आप। सिर्फ इतना सा लिखना होगा कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। देखो ये 90 डिग्री कैसे प्रूव हुई कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये लंब प्रूव हो गई। यहां पर क्या, OP लंब है AB पर। जब लंब प्रूव हो गई तो ये बात हम जानते हैं वृत्त C1 को देखते हैं, C2 को भूल जाइए आप। तो क्या है कि C1 में AB जीवा है और ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, और हम ये जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये क्लास 9th में आपने सीखा था, आप इसे सीधा सीधा यूज कर सकते हैं और सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं। चलो फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर इसे क्या सीधा सीधा जवाब दे दिया, कुछ तो स्पेशल बताइए, कुछ तो अलग से बताइए। चलो, और हम तो अलग अलग तरीकों की बात करते तो करते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि इसको B से भी मिला देते हैं, A से भी मिला देते हैं, और P से भी मिला देते हैं। ठीक है, P से तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इस A और O से और मिला देते हैं। चलिए इस सवाल को हम दो तरीके से ही सॉल्व करेंगे। चलो थोड़ा डार्क बना दो वरना आपको दिखेगा नहीं। हमने इसे इस O से मिलाया और इसको हमने B से भी मिला दिया। ठीक है भाई, तो चलो रचना में लिखना पड़ेगा इस चीज को। आपको क्या लिखेंगे, केंद्र
ओ को बिंदु ए, बी तथा पी से मिलाया। हमने ये रचना कर दी भाई, हमने केंद्र ओ को बिंदु ए, बी और पी से मिलाया। अब मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो हमें ये प्रूव करनी है कि ये लंब है, ओपी इस पर लंब है एबी पर। तो चलो ठीक है साहब, ओपी को हम एबी पर लंब प्रूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं, तो कहां जानते हैं? उत्पत्ति लिखनी पड़ेगी ना। चलिए उत्पत्ति लिखते हैं और उस उत्पत्ति में ही तो हम प्रूव करेंगे इसको। और अब प्रूव करने की बारी है रचना के बाद। तो चलिए उत्पत्ति हमने लिखा। अब उत्पत्ति में हम सबसे पहली बात देखेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? हम जानते हैं कि क्या? कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ये बात आप जानते हैं, लंब होती है। इसलिए त्रिज्या क्या हुई भाई? ओपी। लंब है एबी पर, तो ये जो ओपी है वो एबी पर लंब है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कि यदि ये लंब है तो इसका मतलब क्या निकलता है? कि यदि ये है तो कोण कौन सा? ओपीए। कोण ओपीए 90 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा और ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। अगर ये ओपीए है तो ये ओपीबी हो गया। तो कोण ओपीए बराबर कोण ओपीबी बराबर 90 डिग्री। कैसे कहा हमने? क्योंकि हम जानते हैं कि ओपी लंब है एबी पर। हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो ये बात आ गई। ठीक है साहब, ये बात आ गई तो अब आगे चलते हैं। देखो, एक तो जवाब मैंने आपको कहा था अभी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे? मैं इस लाइन को लिख देता हूं, फिर आपको अलग से समझा देता हूं। ठीक है, चलो लाइन इधर से लिख दूंगा अलग से, और दूसरे मेथड से ही करते हैं। हमने जिसके लिए ओए और ओबी को भी मिलाया है। ठीक है, पहले इसको करते हैं, लाइन वाला बाद में बताता हूं आपको मैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये कोण हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण क्या हो गया भाई? 90 डिग्री। और ये वाला कोण भी 90 डिग्री। हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में कि जब भी हमें कोण बराबर करने हो, भुजाएं बराबर करनी हो, तो अब ये देखो कि आपको त्रिभुज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। तो हमने ये ओए और ओबी को मिलाया क्यों? हमने इसीलिए मिलाया कि ओए और ओबी को अगर हमने मिला दिया तो दो त्रिभुज बन गए। अब दो त्रिभुज में हमें एपी और पीबी को बराबर करना है। अब एपी और पीबी क्या है? दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं। तो जब भी किन्हीं दो त्रिभुजों की भुजाओं को बराबर करना हो या फिर कोणों को बराबर करना हो, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक काम आता है, क्या? सर्वांग समता। क्या? सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो साहब हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, यानी कि सर्वांग सम सिद्ध करते हैं इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो चलो ले लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज, एक को ओपीए तो दूसरे को ओपीबी। ओपीए तथा त्रिभुज ओपीबी में हम इन दो त्रिभुजों में बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यही लिखना है कि इन दो त्रिभुजों में क्या होगा। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि ओपी उभयनिष्ठ है भाई। सर्वांग समता कैसे प्रूव करते हैं आपको पता है क्या? सर्वांग समता का मतलब है सर्वांग सम, मतलब सभी अंग समान। अगर इन दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम प्रूव कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि इनके सभी अंग समान है। और सर्वांग सम प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? आपको याद होगा, हमें 3 बातें प्रूव करनी होती है दोनों त्रिभुजों में। दोनों त्रिभुजों में कोई 3 बातें जो बराबर हो वो प्रूव करनी है। तो 3 बातें ढूंढिए कि दोनों त्रिभुजों में जो इक्वल हो। अब देखिए कैसे करते हैं, आपको समझ में आएगा। तो 3 बातों में से सबसे पहली बात मैंने देख ली ओपी। अरे भाई, त्रिभुज ओपीए और ओपीबी दोनों में जो ओपी भुजा है वो इस त्रिभुज की भी भुजा है और इस त्रिभुज की भी भुजा है। तो दोनों त्रिभुजों की कॉमन भुजा है, वो तो दोनों में बराबर होती है भाई। इसके लिए इसमें भी ओपी है, इसमें भी ओपी है। और ओपी तो खुद के समान होती है। कोई भी चीज खुद के समान तो होगी। अरे 2 है, वो खुद 2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यही बात है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा हमेशा समान होती है। हम कारण लिखेंगे क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा। देखो, कारण हमेशा देना होगा आपको कि आपने क्यों कहा। ये उभयनिष्ठ भुजा इसलिए समान हो गई। अब एक चीज आप यहां पर देख रहे हैं, ओपीए और ओपीबी दोनों 90 डिग्री है।
कि भाई ये वाला कोण OPA और ये वाला कोण OPB, दोनों त्रिभुजों के अलग अलग कोण है और दोनों ही 90 डिग्री है, तो दोनों समान हुए कि नहीं हुए? तो चलो हम ये भी लिख देते हैं, कोण OPA बराबर है कोण OPB। यह आपने कैसे कहा? क्योंकि इसे समीकरण नाम दे दीजिए आप, इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 1 से यूं कह दीजिए आप, समीकरण 1 से। अब तीसरी चीज, जब दो चीजें प्रूव हो गई तो तीसरी चीज, इन दोनों त्रिभुजों में कौन सी समान है? OP तो ओबेनिस्ट हो जाती, यह हमें प्रूव करना है, इसको हम ले नहीं सकते, कोणों की कोई जानकारी हमें दी हुई नहीं है, तो समान किस बेस पर करें? देखो एक चीज दिख रही होगी आपको कि ये OA और OB इस वृत्त C1 की त्रिज्याएं हैं, OA और OB C1 की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर है, तो बताओ OA और OB बराबर होगा कि नहीं होगा? अरे भाई एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं हैं सारी बराबर होती है, अभी अभी हमने सीखा है, तो OA और OB बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, तो होगा तो लिख दो OA बराबर OB। अब क्यों भाई? रीजन भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, आप लिख दो बस इतना सा पर्याप्त है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए ये समान होगी, सब हो गई। तो अब इन तीनों बातों से हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में तीनों चीजें इक्वल है, संगत, ये तीन चीजें बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज OPA सर्वांग सम है। ये सर्वांग समता का साइन होता है, आपको याद आ रहा होगा, OPB के त्रिभुज OPA सर्वांग सम है त्रिभुज OPB के। क्यों भाई? RHS सर्वांग समता से। अब ये RHS सर्वांग समता क्या है भाई? RHS सर्वांग समता, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, मतलब एक तो ये राइट एंगल 90 डिग्री, तो कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसकी कर्ण और भुजा बराबर हो जाए, कर्ण और भुजा, तो ये कर्ण OA और OB बराबर हो गई और एक भुजा OP बराबर हो गई, और 90 डिग्री तो दोनों में है ही, वैसे भी तीन चीजें प्रूव हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब जिसमें एक तो राइट एंगल हो, एक हाइपोटेनियस और एक साइड हो, मतलब RHS सर्वांग समता नियम बोलते हैं इसको, तो इससे ये दोनों सर्वांग सम हो गए। समकोण त्रिभुज में समकोण कर्ण और भुजा, समकोण कर्ण और भुजा अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। अब ये सर्वांग सम त्रिभुज है, तो सर्वांग सम त्रिभुज होने का क्या मतलब है कि सर्वांग सम, उनके सभी अंग समान होते हैं, यानी कि उनकी सारी संगत भुजाएं बराबर होती है और सारे संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये AP त्रिभुज OPA की भुजा और OPB की भुजा PB, तो दोनों ये बराबर होगी कि नहीं होगी? भाई होगी, क्योंकि इनको होना पड़ेगा, इसलिए AP बराबर है PB। ये कैसे कहा भाई आपने? मर्जी से ही। अरे भाई CPCT आप जानते हो, CPCT क्या होता है? CPCT क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांग सम त्रिभुज के सभी संगत भाग समान होते हैं, इसलिए हमने AP बराबर PB का, और ये काम खत्म, हैंस प्रूव, ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो चुका है। अब एक तरीका तो यहां हो जाता है, और दूसरा तरीका मैंने कहा था इसके बाद आप कह सकते हो, इसके बाद कह सकते हो, इस लाइन के बाद। अगर मैं ये कहूं एक मेथड हो गया, दूसरे मेथड में यहां ये नीचे वाला पार्ट आपको नहीं लेना है, नीचे वाला पार्ट नहीं लेना है, तो क्या कह दोगे आप? हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, इसलिए OP लंब है AB पर, OP AB पर लंब है। अब आगे आप क्या लिखोगे? क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बात हम जानते हैं सब। वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर कोई लंब डाला जाए तो ये जीवा पर लंब है। क्यों है? क्योंकि हमने कहा है कि OP लंब है, AB प्रूव किया है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इस छोटे वृत्त को अगर देखते हैं तो OP क्या है? त्रिज्या है, और ये क्या है? स्पर्श रेखा है AB, इसलिए AB पर लंब हो गई OP। तो ये हमने लिख दिया कि OP लंब AB पर। अब जब OP लंब है AB पर, तो हम ये भी जानते हैं कि क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए क्या होगा
कि इसलिए ये जीवासम विभाजित हो गई, दो भागों में बट गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, एपी बराबर पीबी, हैंस प्रूव। इतने से में हो गया, इतने से में हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जिन बच्चों को सर्वांग क्षमता पर अच्छी पकड़ है वो इस सवाल को देखते ही इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज आ जाएगी। और जिनकी अपनी सारी बातों को जिन्होंने याद रख रखा है वो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके को, ये दो तरीके हैं आपके पास, दोनों तरीकों में से आप जो तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरीके को लेकर इस सवाल को आगे जा सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहां के बाद ये करोगे तो भी सही है, और यहां के बाद अगर आपने ऐसे किया है तो भी सही है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ। देखो बच्चों, सवाल को जितने ज्यादा तरीकों से तुम कर रहे हो तुम्हारी मैथमेटिक्स में योग्यता उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए सवाल को अगर जितने ज्यादा तरीकों से आप सोच सकते हैं तो सोचिए, क्योंकि सोचते सोचते ही तो दिमाग तेज होगा भाई। चलिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। केंद्र ओ वाले वृत्त पर, समझ में आती है बात, ओ वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है टी, इस टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई है। क्लियर बात है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी है, और टी से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई है। क्लियर। आगे सिद्ध कीजिए कि कोण पीटीक्यू बराबर है 2 इंटू कोण ओपीक्यू, यानी ओपीक्यू का दोगुना है पीटीक्यू, यानी पीटीक्यू मतलब ये वाला कोण, और ओपीक्यू मतलब ये वाला कोण। तो ये पीटीक्यू दुगना है ओपीक्यू से, यानी इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन प्रूव करना है। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे भाई, सोचेंगे। और क्या करेंगे, सोचेंगे। तो कैसे प्रूव करें, चलो सबसे पहले में क्या लिखना है, दिया है। तो सबसे पहले तो सोचो ही मत, दिया है लिख दो। तो चलो लिखते हैं दिया है। क्या दिया है भाई हमें, ये लीजिए हम लिखते हैं दिया है। हमें जो दिया है वो लिखते हैं, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, या ना ओ केंद्र वाला एक वृत्त। ये डायलॉग तो हर बार फिक्स है, लगभग मैक्सिमम सवाल में। एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, एक तो हमें ये दिया है, और क्या दिया है, टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखाएं हैं। चलो तो आप लिख देते हैं, टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखाएं हैं। चलो साहब ये भी हमने लिख दिया, जो दिया है वही लिख रहे हैं हम। ठीक है साहब। और तो कुछ नहीं दिया, और तो प्रूफ करवाया है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाहर बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई है। तो यही तो दिया हुआ है, ओ केंद्र वाला वृत्त है, टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखा है, काम खत्म, यही दिया है। तो फिर सिद्ध क्या करना है, हाँ ये भी दिया है तो ये सिद्ध करो। तो लिख देते हैं सिद्ध करना है। ये तो फिक्स है डायलॉग, हमेशा इस क्रम को आप याद कर लीजिए, ये इसी क्रम में आएंगे। सिद्ध क्या करना है, कोण पीटीक्यू बराबर है दुगना कोण ओपीक्यू। हमें ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करना है तो साहब कोई रचना करनी पड़ेगी क्या, अब ये तो पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि बिना देखे क्लियर नहीं होता। और वैसे इस सवाल में जहां तक मैं समझ रहा हूं रचना की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये कहोगे सर आपने पहले कैसे सोच लिया, अरे आप भी सोच लिए ना, आप भी सोचिए, आप भी सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे, पहले सवाल को देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, पता है, तो अब विचार कीजिए कि मैं इसे कैसे सिद्ध करूं। आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्ट सिद्ध हो सकता है या फिर रचना की आवश्यकता है। तो चलो देखते हैं हम क्या देखते हैं कि इस कोण में और इस कोण में रिलेशन प्रूव करना है। हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि भाई बाहर के बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। इसका मतलब ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, तो क्या होगा कि ये और ये बराबर हुई तो भाई समकोण त्रिभुज हो गया। ये बराबर होने पर ये वाला कोण, लो मैं इसको इससे बढ़ा देता हूं भाई, कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, टीपी और टीक्यू। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि एक वृत्त में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। सिंपल सी बात है जो पहले पढ़ी हुई है वो आपकी काम आती रहेंगी हमेशा। तो
टीपी और टीक्यू बराबर है क्योंकि स्पर्श रेखाएं हैं, ये बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है, तो यानी कोणों में ही तो खेलना है। कोणों को कैसे खेले भाई? तो कोणों को खेलने के लिए हम क्या करते हैं कि ये इन दोनों कोणों के बारे में भी जानते हैं भाई। इन दोनों कोणों के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो दोनों का योग 90 डिग्री है। क्लियर कट? दोनों का योग 90 डिग्री है। तो इन दोनों के योग से और इन तीनों कोणों के योग से अगर इन दो कोणों के बीच में रिलेशन निकाला जाए तो ये इसमें बीच में घुस जाएगा, यानी रचना की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बार करके देखें, आपके समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। मैं ओरली समझा दूंगा तो फिर भी समझाऊं, लो समझो आप। देखिए तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों कोण तो समान है, ये दोनों समान है, तो इस कोण का मान निकाल सकते हैं हम। तो इस कोण के मान में ये और ये तो इसी में घुस गया क्योंकि समान है, तो ये इसमें घुस जाएगा। क्लियर कट? और इन दोनों का रिलेशन हम जानते हैं कि दोनों का योग 90 डिग्री है। अगर इनकी छेड़खानी करेंगे, इनको आपस में भिड़ाएंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए अभी आपके सामने आता है कैसे। तो चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो रचना की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सीधा क्या करेंगे भाई, उपपत्ति। तो चलो साहब हमने उपपत्ति लिख दिया और प्रूव करते हैं कि देखिए कैसे प्रूव होता है। तो सबसे पहली बात हम यही लिखेंगे कि ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं समान होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। प्रमेय आपने पढ़ी थी तो वही यूज करेंगे, क्योंकि टीपी और टीक्यू वृत्त के बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए टीपी बराबर है टीक्यू के, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं इसलिए ये बराबर होगी, तो हमने इसलिए लिख दिया। अब ये बराबर हो गई तो क्या, कि ये बराबर होगी तो इसका मतलब हो गया कि ये जो कोण, अब देखो यहां इस सवाल को हम थोड़ा आसान बना लेते हैं, तो इन कोणों को नाम दे देते हैं। नाम तो दिए हुए हैं भाई, कि ये इस कोण का नाम हो गया पी टी क्यू। अरे भाई इसको हम कुछ और बोलते हैं, मान लो इसको हमने थीटा बोल दिया, थीटा, और ये दोनों समान है तो मैंने इसको भी एक्स बोल दिया और इसको भी एक्स बोल दिया। इसका नाम कुछ दे, पड़ा रहने दो, क्योंकि इसका नाम में ये कहीं प्रूव करना है तो रहने दो, और वैसे आप चाहो तो दे सकते हो लेकिन रहने दो इसे, आप ओपी गई। हम इनको आसान कर लेते हैं क्योंकि इनको बार बार लिखेंगे हम। कैसे? अब क्योंकि टीपी बराबर है टी क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये है तो त्रिभुज टीपीक्यू, त्रिभुज टीपीक्यू समद्विबाहु त्रिभुज हो गया भाई। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, या आप मुझे बताओ। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज का साइन लगा दिया हमने, तो त्रिभुज टीपीक्यू क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। अब देखो इसको यहां नाम भी देते हैं हम, कोण का नाम लिखते हैं, इसलिए क्योंकि ये समद्विबाहु है, इसलिए कोण, कौन सा कोण, इस कोण का नाम लिखते हैं हम टीपीक्यू। कोण टीपीक्यू बराबर होगा कोण टीक्यूपी, टीक्यूपी, और इसको हम कह दिया, हमने कह दिया एक्स, इसको हमने कह दिया एक्स। ठीक है भाई, क्यों भाई, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यही लिख देता हूं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम ये जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए ये बराबर होंगे, इनको नाम दे दिया हमने एक्स। फिर हमने क्या कर दिया, इस टी को यानी पी टी क्यू को हमने क्या मान दिया, थीटा, तो इसको भी लिख देते हैं, माना कोण पी टी क्यू बराबर थीटा, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब माना तो अब क्या कहेंगे हम, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, आप जानते हैं अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बताइए होता है कि नहीं होता है, इसलिए कोण थीटा प्लस एक्स बराबर
180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों अंतर कोण है। अब यहां हम ये देख रहे हैं कि हमें इन दोनों कोणों में रिलेशन चाहिए, तो हम इस x की वैल्यू निकाल लें, तो वो इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, तो इसी पूरे से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x बराबर क्या होगा। तो चलिए थीटा को भेजते हैं इधर, और x मिलकर हो गया 2x। तो 2x बराबर कितना हो गया भाई, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा बटा 2, यानी थीटा बटा 2। तो इसको आगे अगर मैं सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा, x बराबर 180 में 2 का भाग दिया तो 90 डिग्री, थीटा में 2 का भाग दिया तो थीटा बटा 2। इसको मैं यहां छोड़ देता हूं, समीकरण 1 हमने कहीं नहीं कहा ना, इसको समीकरण 1 कह के छोड़ देते हैं। यानी एक हमने x की वैल्यू निकाल ली, मतलब इस कोण की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करें, अब दूसरी बात को ले लेते हैं, क्योंकि एक चीज हमने पकड़ी, क्या पकड़ी कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 होता है, इससे हम x की वैल्यू निकाल ली हमने, और यहां पर हम समद्विबाहु त्रिभुज इसको प्रूव करके, यानी एक ही त्रिभुज में काम किया अभी तक हमने। अब उस रिलेशन को भी पकड़ते हैं, देखो सामने क्या होता है, तो मैं यहां लिख देता हूं उसको। अब क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए कोण, अब ये कोण हो गया TPO, ठीक है, TPO पूरा क्या हो गया भाई, 90 डिग्री, TPO 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलाकर ही तो 90 हुआ ना, तो इनका नाम लिख देते हैं कोण OPQ प्लस ये x, और ये मिलकर कितना आया भाई, 90 डिग्री। ये क्या हो गया यहां पर, 90 डिग्री। अब देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो अगर मैं यहां से इस x की वैल्यू उसमें पुट कर दूं और OPQ का मान निकाल लूं तो कैसा रहेगा। तो चलो इसको एक कदम आगे लेके चलते हैं, कोण OPQ बराबर 90 डिग्री माइनस x, इसे कह दिया समीकरण 2। और अब क्या कहेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से हम इन दोनों समीकरणों को भिड़ा देंगे भाई आपस में, इनको टकरा दो कैसे भी। आप चाहो तो इससे भी x की वैल्यू निकालो, इससे भी x की वैल्यू निकालो, और दोनों को बराबर प्रूव कर दो तो भी आएगा, और या फिर इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो भी आंसर आएगा। कैसे भी कर सकते हैं आप, चाहे x बराबर ये आ गया और इसमें इसको इधर भेज देता, OPQ को इधर भेज देता, तो x बराबर क्या हो जाता है, 90 डिग्री माइनस OPQ। तो ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, ये तो आपस में बराबर होते हैं और फिर भी सोल्व हो जाता। चलो मैं यहां इस x की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, ये x की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा बटा 2 इसमें प्रूव कर देती, ये पुट कर देता हूं, यहां पर रख देता हूं। तो समीकरण 1 व 2 से कोण OPQ बराबर 90 डिग्री माइनस x की वैल्यू कितनी है भाई, 90 माइनस थीटा अपॉन 2, 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं खोलता हूं तो क्या होता है, अगर ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाता है, आपको पता है, थीटा बटा 2। यहां ये दोनों के साइन अलग अलग है तो ये कैंसिल हो जाएंगे भाई, एक दूसरे से घट जाएगा तो 0 बचेगा। तो फिर क्या आया भाई, OPQ बराबर थीटा बटा 2। तो इस 2 को भेज दूं इधर और थीटा का मान रख दूं, थीटा क्या था, TTQ। तो चलिए 2 को मैंने भेजा इधर, 2 कोण OPQ बराबर थीटा की वैल्यू क्या है, PTQ, कोण PTQ। अब आप जरा देखिए, क्या आपको यही प्रूव करना था क्या, PTQ बराबर 2OPQ, PTQ बराबर 2OPQ, हैंस प्रूव। अरे भाई हो गया ना, ऐसे ही सिद्ध होते हैं। बस आपको जो बात कही है उसे लेकर लग जाइए इसके पीछे, देखिए क्या क्या आप कर सकते हैं, वो करते जाओ, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो लीजिए आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर और उसे भी देखते हैं वो क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की, भाई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा एक वृत्त जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इस वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, ये PQ की लंबाई कितनी है, 8, PQ की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है,
P और Q पर स्पर्श रेखाएं, P बिंदु पर और Q बिंदु पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। P पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है और Q पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य बिंदु T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ है। मतलब समझ में आना चाहिए। तो प्रतिच्छेद करती है, TP की लंबाई ज्ञात करनी है। इस TP की लंबाई क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है, हमें क्या दिया है वो लिखते हैं। चलो सवाल को समझते भी हैं और लिखते भी हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, ये लीजिए दिया है। तो क्या दिया है साहब, हम यहां लिखते हैं हमें एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है। तो एक डायलॉग तो फिक्स है, एक वृत्त दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या OP बराबर 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, हमें PQ की लंबाई भी दी है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ। तो चलो यहां तथा नहीं, यहां हम लगाते हैं कोमा और यहां लिखते हैं तथा जीवा PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। ये भी हमको दिया है। और क्या दिया है, बस भाई अच्छा दिया है ना, P और Q पर स्पर्श रेखाएं बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्लोज साहब स्पर्श रेखाएं भी हमको दी है भाई, लिख दो स्पर्श रेखाएं TP और, अंग्रेजी में नहीं भाई हिंदी में लिख देता हूं, TP और TQ, ये हमको दिया हुआ है। ठीक, ये हमें दिया है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख देते हैं, सिद्ध करना है। इतना तो आपको याद हो गया होगा अब तक कि हमें क्या क्या लिखना होता है, करते करते सब आ जाता है बेटा। तो सिद्ध क्या करना है, टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है। अरे भाई सिद्ध नहीं करना, हमें ज्ञात करना है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टीपी की लंबाई, टीपी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। दैट्स ऑल। अब यहां तक हमारा काम खत्म हो गया। अब कुछ रचना करनी है क्या, देखो मैंने यह लाइन पहले से ही खींची हुई है, क्योंकि जब तक इसको खींचेंगे नहीं हमारी चीज समझ में आएगी नहीं, हम कर नहीं पाएंगे। और इसके अलावा एक काम और कर दें आप, इसको समझने के लिए ही इसकी ये रचना भी मैं कर देता हूं। ठीक है भाई, ये आपको दिख रहा है, आपको स्पष्ट दिख जाए इसलिए थोड़ा डार्क कर देता हूं। तो हमने क्या किया, यहां पर टी को यानी केंद्र ओ को टी और क्यू से मिला दिया, क्योंकि पी से तो पहले ही मिला हुआ है। तो चलो रचना लिख देते हैं। अब रचना हमने क्या की है, केंद्र ओ को टी व क्यू से मिलाया। अब सवाल उठता है कि सर क्यों मिलाया, तो अभी बताते हैं कि क्यों मिलाया। हमें इसमें कहा कि ये जो पी क्यू है वो 8 सेंटीमीटर है और हमें टीपी की लंबाई याद करनी है। अब टीपी की लंबाई याद करनी है तो ये 8 सेंटीमीटर है पूरी, तो 8 सेंटीमीटर तो मुझे दिख रहा है कि ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, तो इसके दो भाग कर देगा। ये दो भाग कैसे कर देगा कि ये भी 4 की हो जाएगी, ये भी 4 की हो जाएगी, क्योंकि 8 है ना पी क्यू की लंबाई। तो इसको भी नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ, आर। ये लो हमने इसको आर नाम दे दिया। ठीक है, तो पी आर और आर क्यू ये क्या हो जाएगी, 4 की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी अभी स्पष्ट करता हूं, क्योंकि ये जो ओ से इस पर जो लंब जा रहा है, अब ये लंब क्यों है ये भी आपको मैं बताता हूं कि ये लंब है। तो ये आपको बताया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधिवलित करता है। तो ये 4 और ये 4 हो गई। अब ये 4 हो गई तो क्या हुआ कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब है ना, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम ओआर पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। अब ओआर पता करके हम इनमें रिलेशन पता करेंगे दोनों त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुजों को आपस में खेल खाल के इनसे और टीपी की लंबाई पता कर लेंगे। अब टीपी की लंबाई दो तरीके से पता कर सकते हैं हम। चलो पहले किसी एक को डिस्कस करते हैं और जो आसान है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साथ साथ समझाता हूं आपको, ऐसे समझ में ये भी नहीं आएगा। तो जितनी बार समझाई पहले तो वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो दिया है उसके आधार पर हम इसकी लंबाई निकालते हैं भाई कि पी आर की लंबाई क्या होगी। तो पी आर की लंबाई के लिए ये जरूरी है कि पहले इसको लंब प्रूव किया जाए कि ये इस पर लंब है। अब ओ से इस पर लंब हमने डाला थोड़ी है,
हमने तो ओ को टी को मिलाया है, क्या मिलाने पर ये लंब होता है? ये भी हमें नहीं पता, तो जरूरी नहीं है लंब हो। तो ये लंब है, इस बात को कैसे प्रूव करेंगे? चलिए बेटा, आपने पहले पढ़ा है, आपको याद हो तो ज्यामिति में, कि अगर कोई भी दो बिंदु है, मान लीजिए ये एक बिंदु है और ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, मतलब फिक्स दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं। जैसे मान लो इन दोनों के बीच में हो गया एक, तो बीच में ही होगा ना समान दूरी पर, और ले लिया एक, और ले लिया एक, और ले लिया एक, इनकी ये दूरियां समान है भाई, ये और ये समान है, ये और ये समान है, ये और ये समान है। तो इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड है, तो ये समान दूरियों पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है ना, वो हमेशा इसका लंब समद्विभाजक होता है। इसको दो समान भागों में भी बांटता है और लंबवत भी होता है। फिर से समझिए, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये दो बिंदु हैं, इनसे समान दूरी मतलब हमेशा ये बराबर दूरी पर एक बिंदु ए हो गया, ये बराबर दूरी पर ही बिंदु बी हो गया, ये बराबर दूरी पर ही बिंदु सी हो गया। अगर इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं लाइन खींचूं, तो यानी इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है, वो हमेशा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या होता है? लंब समद्विभाजक होता है। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, ये बताइए मुझे आप। होगी। आपको पता है कि स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, तो बिंदु टी भी पी और क्यू से समान दूरी पर है, बिंदु ओ भी पी और क्यू से समान दूरी पर है, और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है? पी क्यू का लंब समद्विभाजक होता है। तो ये लंब प्रूफ हो गया और समद्विभाजक प्रूफ हो गया। तो दोनों चीजें हमारे काम आने वाली है भाई। तो चलो इस बात को पहले लिखते हैं कि लिखेंगे कैसे, इसको लिखकर फिर आगे चलते हैं, ताकि एक एक चीज हमारे समझ में आए, क्योंकि टुकड़ों में सवाल को समझना आसान होता है। तो सबसे पहले हम इसी चीज को प्रूव करते हैं। तो हमने रचना में क्या किया? केंद्र ओ को टी और क्यू से मिलाया, इसलिए हमने इसको टी से भी मिलाया और इसको हमने ओ से भी क्यू से भी मिलाया। ठीक है, तो अब मिलाकर अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? यही प्रूव करते हैं। क्या? कि एक तो स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, इसको देखते हैं, त्रिज्याएं बराबर होती है, इसको देखते हैं, और फिर कहते हैं। ठीक है, तो हम यहां उत्पत्ति लिखकर काम को शुरू करते हैं भाई, क्योंकि हल लिख रहे हैं ना अब इसका, तो हल को चाहे उत्पत्ति लिख दो चाहे हल लिख दो, यहां पर तो हल भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखते हैं? क्योंकि स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, तो क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इधर जगह छोड़ देता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें वहां लिखने की, इसलिए मैं इधर इधर ही चलता हूं। खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है, या हम कहते हैं कि लंबाई में समान होती है, समान लंबाई की होती है। इसलिए क्या है भाई? टीपी बराबर है टी क्यू, और हम यहां कह रहे हैं कि ओपी और ओक्यू, ओपी बराबर ओक्यू। क्यों भाई? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी बराबर है, टीपी और टीक्यू भी बराबर है। और हम जानते हैं क्या? ये भी लिखना पड़ेगा भाई, सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। हम जानते हैं कि समान दूरी पर स्थित, यानी दो बिंदुओं से, पहले यहां से शुरू करेंगे हम, दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, क्या होता है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले
रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। लंब समद्विभाजक होता है। देखिए, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये दो बिंदु हो गए हमारे P और Q, इनसे समान दूरी पर स्थित बिंदु O, क्योंकि OP और OQ दोनों बराबर है, ये दोनों 5 5 है ना, तो ये O इस P और Q से बराबर दूरी पर स्थित है। इसी तरह से TP और TQ की लंबाई भी बराबर है, हमने यहां लिखा है TP बराबर TQ और OP बराबर OQ। तो TP और TP की लंबाई, TP और TQ की लंबाई भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु O और T P और Q से समान दूरी पर है। बिंदु P और Q से समान दूरी पर स्थित बिंदु है T और O, और जब इनको हमने मिलाया तो ये जो TO रेखा है वो क्या कर रही है, इस PQ को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि PQ को समद्विभाजित कर रही है, लंब समद्विभाजक होती है। हमने ये लिखा है, हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ यानी कि T और O का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं यानी P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि PQ का लंब समद्विभाजक होता है। कौन? TO। तो यही हम लिखने वाले हैं यहां पर। तो साहब लंब समद्विभाजक होता है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया कि ये जो TO है वो बिंदु R पर क्या कर रहा है, उसे समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो PQ है यानी कि जो PQ है वो समद्विभाजित हो रही है। 8 सेंटीमीटर थी तो 4 4 हो गई, मतलब PR। तो हम PR की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि PR में चाहिए। तो PR बराबर कितना हो गया भाई, PQ बटा 2, क्योंकि समद्विभाजित हो रही है। इसका मतलब PQ की वैल्यू कितनी है, 8 बटा 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई कि भाई PR बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, कोण 90 डिग्री, तो उसको भी लिख देते हैं क्योंकि लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है, कोण 90 डिग्री। कौन सा कोण? ये वाला। तो ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, दोनों को ही लिख दो। तो कोण TRP बराबर कोण ORP। ये लीजिए, कोण ORP ये कितना है भाई, 90 डिग्री। ये दोनों चीजें हमारे पास कहां से आई, ये दोनों चीजें हमारे पास यहीं से आई है। तो इसको हमने लिख दिया। और इसको अगर आप कहना चाहो तो समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 कह सकते हो आप। अब इसको यूज करते हैं। जब हमारे पास PR बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया तो हमने वहां 4 लिख दिया, और TRP और ORP और ORP दोनों ही कोण कितने हैं भाई, 90 डिग्री। तो ये भी हमने यहां लिख लिया। अब चलते हैं हम इसको आगे सॉल्व करने के लिए। चलो साहब, अब आगे क्या करते हैं, देखो यहां पर हमारे पास ये पता लग गया कि एक समकोण त्रिभुज है। PRO क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हुई है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो उसी को यूज कीजिए और कर लीजिए तीसरी भुजा ज्ञात। तो चलो करते हैं। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PRO में, इस समकोण त्रिभुज PRO में क्या होगा भाई, अब पाइथागोरस प्रमेय का आप जानते हो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकालेंगे, किसका, OR का। अब OR का मान कैसे निकलेगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझा आपको दूंगा। तो देखो OR का मान निकालना है हम, तो हम लिखेंगे OR का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण, यानी कि कर्ण ही है सबसे बड़ी भुजा, तो वो कौन सी है भैया, OP। कर्ण में से माइनस कर देंगे किसको, लंब को, वो क्या है, PR। और ये कैसे हुआ, लिख दो ना, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ये बात तो आपको लिखनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है समझिए जरा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहां कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा यानी कि OP, तो कर्ण तो हो गया आपका OP स्क्वायर। आधार मोस्टली हम नीचे वाले को आधार बोल देते हैं, बाकी आधार और लंब कोई सा भी बन सकता है। तो चलिए OR हमारा क्या हो गया, आधार, प्लस लंब क्या हो गया आपका, PR, यानी कि PR का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, OR। तो इस PR को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये OR स्क्वायर, तो PR क्या करेगा, OP स्क्वायर से जाके माइनस हो जाएगा। देखो हमने यही लिखा है, OR स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। आप डायरेक्ट लिखना सीखिए बच्चों, आप 10th क्लास में हैं, तो ये चीज हम इस तरह से लिखेंगे। क्लियर।
अब लिखने के बाद क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिख दिया तो वैल्यू पुट कर दीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। OR तो OR ही रहेगा, ये लीजिए OR का स्क्वायर, OP 5 का स्क्वायर, PR अब आपकी 4 आ चुकी है 4 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये आपका आ रहा है OR का स्क्वायर, तो 25 में से 16 गया तो कितना आया 9, ये आपका OR का स्क्वायर आया। तो फिर OR की वैल्यू क्या होगी, OR बराबर √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। आपकी OR की वैल्यू आपको कितनी मिल गई भैया 3 सेंटीमीटर। इसे आप समीकरण 3 कह दीजिए, जब इसे 1 और इसे 2 कहा तो इसे 3 कह दीजिए। अब क्या करें, ये 3 सेंटीमीटर आ गई, इससे क्या होगा, अरे जो होगा वो तो अब समझ में आएगा कि इससे क्या होगा। इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमें तो टीपी चाहिए, हमें तो टीपी चाहिए। तो टीपी के लिए हम टीपी के लिए हम यूज करते हैं प्रश्नावली 6 को, समरूपता को, और समरूपता को यूज करते हैं। देखो कैसे समरूपता काम आती है। अरे भाई यहां 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है TPR, ये TPR त्रिभुज, और एक त्रिभुज है आपका POR, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब समरूप कैसे है, समरूप प्रूव कैसे करें, मुझे तो दिख रहा है समरूप है लेकिन प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना। देखो समरूप कैसे है समझाता हूं। ये तो आपका बना हुआ है, अगर इसके साथ में इस त्रिभुज को, कौन से को, PTR को अगर यूं घुमा दूं, PTR को यूं घुमा दूं तो जरा समझना ये क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल ये खड़ा हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये हो गया आपका, ये T आ जाएगा और ये आपका P आ जाएगा और ये आपका R आ जाएगा। मतलब R स्थिर है और मैंने इसको पकड़ के यूं घुमा दिया है। अब देखिए आप इन दोनों त्रिभुजों को, इसको और इसको, क्योंकि ये वाला कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री है और इसका ये वाला 90 है ही, तो दोनों त्रिभुजों में 90 है। तो इन दोनों कोणों में रिलेशन मुझे साफ साफ दिख रहा है। अब इसको प्रूव करते हैं, प्रूव करना जरूरी है। कैसे प्रूव करते हैं, चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसका कुछ नाम दे दें 1, और इन दोनों को भी नाम दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 दे देते हैं, और फिर आपको मैं बताता हूं कैसे होगा। इस 4 से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये लीजिए, इस 4 को हटा देते हैं, इसको भी यहां से हटा देते हैं, ठीक है। और अब समझते हैं कि इन कोणों को नाम देकर किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस त्रिभुज में, कौन से में, TPR में। तो त्रिभुज TPR में आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, त्रिभुज TPR में आपके देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। तो चलो सबसे पहले लिखता हूं समकोण त्रिभुज TPR में। अब TPR में क्या है भाई, हमने ये कह दिया कि ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 2 है, ठीक है, ये वाला कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है। अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज, कोई सा भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण समकोण होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा 90। अरे भाई कोण 3 है, 1 + 2 + 3, तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर इनमें से एक कोण मान लीजिए 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री इधर आके माइनस होगा कि नहीं होगा, ये 180 डिग्री, इस 90 को मैं यहां से इधर भेजूं तो इधर जाके माइनस होगा कि नहीं होगा, तो क्या आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी दो कोणों का योग हमेशा 90 होता है। तो आपको क्या करना है कि समकोण त्रिभुज में इस बात को याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में क्या, समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर जो दो कोण होते हैं ना, उनका योग हमेशा 90 होता है। इस बात को आप याद रखिए ताकि आप हर बार बच्चों की तरह 1 + 2 + 3 तीनों कोणों का योग करके 180 करके फिर प्रूव ना करें, क्योंकि 10th क्लास में हो या थोड़ा तो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे ना। तो चलो समकोण त्रिभुज में हम ये जानते हैं कि अगर एक कोण 90 है तो बाकी बचे हुए दो न्यून कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज TPR में क्या होगा, कोण 1 + कोण 2 बराबर होगा 90 डिग्री, ठीक है। कोण 1 + कोण 2 बराबर क्यों होगा 90 डिग्री। अब यहां तो ये चीज समझ में आती है। अब दूसरी चीज आप ये भी देख लो कि 2 और 3 भी 90 होगा, 2 और 3 का योग भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है। तो साहब हम ये भी लिख देते हैं, तथा क्या हो रहा है, कोण 2 + कोण 3 बराबर भी 90 डिग्री है भाई। लेकिन ये कैसे, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये बात हम यहां लिख देंगे भाई, तो होती है, ठीक है, क्लियर है। तो अब इन दोनों से
अब ये समीकरण 3 है तो इसे आप 4 कहिए और इसे आप 5 कहिए। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या होगा कि ये 90-90 तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 3 के। अब जरा आप देखिए, इधर ये 2 और 2 सेम होने से कट गया, तो कोण 1 बराबर आ गया कोण 3 के। कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 3 के। तो कोण 1 और 3 बराबर हो गया, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो गया दोनों त्रिभुजों का। इसका मतलब ये तो 3 है ही और ये रहा 1, 1 कहां गया, ये रहा 1। तो ये 1 और 3 दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गया। अब मैं इन दोनों को समरूप कह सकता हूं। समरूप कैसे कह सकता हूं, देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके तीनों कोण बराबर हो, तीनों संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और अगर हम दो कोणों को प्रूव करते हैं तो तीसरे वाले कोण को तो बराबर होना ही पड़ता है। अरे वो तो झक मार के बराबर होगा भाई, जब दो कोण आपने बराबर कर दिए तो तीसरे को होना ही पड़ता है। इसलिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में समान हो, पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूपता की कंडीशन को यूज करके हम इस सवाल को यानी कि टीपी को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मेरे पास यहां जगह कम पड़ रही है तो मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा। चलो मैं मिटाता हूं यहां का ये एरिया, ठीक है, ये एरिया मिटा देता हूं। चलो यहीं एडजस्ट करता हूं, आप समझिए, ठीक है, इसको यहीं एडजस्ट करते हैं। तो ये हो गया 1 बराबर 3 और इसे मैंने कह दिया समीकरण, क्या कहूं भाई, 5 के बाद 6, ये लीजिए। अब कहूंगा मैं त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज कह सकता हूं। लो साहब, त्रिभुज कौन सा, TPR, त्रिभुज TPR और त्रिभुज, अब इसको मैंने TPR लिया है भाई, TPR, इसका भी नाम लूंगा POR, जैसे इसका नाम TPR वैसे इसका नाम POR, एक तरह से लेंगे हम। TPR और त्रिभुज POR में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या होगा भाई, कोण 1 बराबर है कोण 3 के, कोण 1 बराबर है कोण 3। क्यों भाई, अरे भाई क्योंकि समीकरण 6 से, हमने समीकरण 6 से ये कहा है। दूसरी चीज यहां देखिए, ये रहा TRP और ORP बराबर 90 डिग्री समीकरण 2 से। दूसरी चीज क्या कहेंगे, कोण TRP बराबर कोण ORP बराबर है बस 90 डिग्री छोड़ो, बराबर है, बस इतना जानते हैं हम तो, क्योंकि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है साहब, ये समीकरण 2 से हो गया। अब इन दोनों से क्या हो गया, अगर ये दोनों हैं तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा देता हूं तो मुझे ऊपर तक थोड़ी जगह मिल जाएगी, है ना। तो मैं इसे हटा देता हूं, आप इसको ध्यान रखना, अपनी कॉपी में आपको ये जरूर लिखना है, ठीक है। मुझे यहां थोड़ा जगह मिल जाए, ज्यादा मिटाना नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको ही मिटा देता हूं यहां पर, और ये भी यहां साफ कर लेता हूं और ये जगह भी हटा देता हूं, ठीक है। लीजिए साहब, तो मेरे पास इतनी जगह हो गई, ठीक। तो अब समीकरण देखिए, यहां TPR और POR में हमने देखा कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के और TRP है ORP के, यानी TRP मतलब ये वाला कोण और ORP मतलब ये वाला कोण, दोनों 90 डिग्री है इसलिए बराबर है, और 1 और 3 भी बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया भाई, अतः त्रिभुज, यहां भी हटा देता हूं इसको, कौन कौन से, TPR और POR, त्रिभुज TPR समरूप है त्रिभुज POR के, ये समरूप है। अब समरूप होते हैं तो फिर क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप होने का मतलब क्या है, समरूप होने का मतलब यह होता है कि दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान है, और दूसरी चीज, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब संगत भुजाएं कौन कौन सी हुई, फिर से वही डायग्राम तो साफ बनाना पड़ेगा मुझे, यानी ये डायग्राम तो ये लीजिए, फिर से बना देते हैं हम इसको, ये T आ जाएगा ऊपर, R अपनी जगह स्थिर है ही, और ये आ जाएगा P यहां पर। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं साहब क्या है, तो साहब संगत भाग समानुपाती होते हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भाग समानुपाती होते हैं। अब संगत भाग कौन कौन से हुए, मतलब इसके संगत भाग देखो, इस बड़े वाले त्रिभुज को मैंने यहां बना लिया है और ये यहां बना हुआ है, तो ये देख रहे हैं कि PR किसके बराबर होगा, TR के, यानी कि PR TR का संगत है, PO TP का संगत है, OR RP का संगत है। तो ये संगत भुजाएं हैं, तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब क्योंकि मुझे TP याद करना है तो TP तो लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले क्या ले लूंगा कि TP,
बटा, देखो इस चीज को आप यहां भी देख सकते हो, क्या हम जब नाम अगर सही तरीके से लिख देते हैं ना, हमने क्या किया, POR TPR TPR POR क्रम से सही ढंग से लिखा नाम, तो देखिए TP PO के संगत है, तो मतलब TP बटा PO। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो इसकी भुजा TP, ये TP, तो फिर ये PO, तो TP बटा PO अब बराबर होगी किसके, दूसरी भुजा ले लेते हैं। अब कौन सी ले साहब, कि या तो RP बटा ये लूं या फिर ये बटा ये लूं। तो TR तो मुझे पता नहीं है, TR का मान पता नहीं है, तो मैं TR को छोड़ देता हूं, तो मैं लेता हूं इसको OR को, तो OR मतलब PR, तो एक तो ले लेता हूं PR बटा OR, क्योंकि मुझे PR भी पता है और OR भी पता है। तो ये होगा तो वैल्यू पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो यदि ये है तो क्या होगा, TP बटा PO, PO की वैल्यू क्या है, PO 5 है, PR कितना है 4, ये रहा PR 4, निकाला ना हमने, PR बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 4 सेंटीमीटर। और ये OR, हमने OR क्यों निकाला भाई, ये OR इसीलिए निकाला था, OR बराबर 3। अब देखिए आप TP की वैल्यू कैसे आ रही है, एक झटके में TP आ रहा है, तो TP बराबर 4, 5 कहां चला जाएगा, इसके गुणा में, और 3 आ जाएगा नीचे, तो यानी कि TP बराबर कितना हो गया, 4 पंजे 20 बटा 3, ये आपकी TP की वैल्यू आ गई सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया भैया, ये 20 बटा 3 आपका क्या आ गया, TP। तो देखिए देखने में सवाल कितना डेंजरस लग रहा था, लेकिन डेंजरस सवाल को भी अगर हम समझेंगे और उसे तोड़ते हुए जाएंगे, अरे जब हड्डियां टूटती है तो अच्छों की चीख निकल जाती है, तो ये क्या वाला है, ये भी तो एक दिन रोएगा। जब आप इसको ढंग से समझ के सॉल्व करना शुरू करोगे तो बस सवाल को हल होना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप सवाल को लेके उसके पीछे पड़ जाइए, सवाल तो आपका हल हो ही जाएगा। तो ये आपका सवाल हो गया, आपने डिटेल से इसको समझ लिया। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं जो इनसे संबंधित है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा। चलिए इसको डिलीट करते हैं और 2 मिनट बात करते हैं, ताकि कुछ जो चीज छूटी हुई है वो आपको स्पष्ट कर दूंगा। देखिए बच्चों, हमने जो समझा उसी में से कुछ बातें हैं। मान लीजिए आपने पकड़ ली कि मैं फिर से बताता हूं। देखिए ये क्या है, PQ इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, PQ इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। आपको कुछ सवाल ऐसे दिए जाएंगे जिसमें इन 3 भुजाओं में से, हमारे पास 3 भुजाएं कौन सी है, एक तो है OP, एक है PQ और एक है OQ। त्रिभुज की 3 भुजाओं में से आपको कोई 2 भुजाएं दी जाएगी और एक भुजा का मान आपसे पूछा जाएगा। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसका मतलब ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, ये आपको पता है। और इसी कंसेप्ट को यूज करने के लिए ये सवाल दिए जाते हैं, क्योंकि जिसको ये पता होगा ना वो तो इस सवाल को आसानी से कर लेगा। अब इससे आसानी से कैसे हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में कोई सी भी 2 भुजाएं हमें दे दी जाए, तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों हमने बात की थी इस चैप्टर के शुरू में कि यहां से छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, और वो छोटे प्रश्न क्योंकि ये पूर्व ज्ञान पर आधारित है, छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये आसानी से आप हल कर सकेंगे। मान लीजिए ये आपकी 12 सेंटीमीटर दे दी, या आपकी 3 सेंटीमीटर दे दी, और इसको ज्ञात करने के लिए कह दिया, तो आप ज्ञात कर दोगे। आप क्या कहोगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको ये कर्ण, ये OP इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया। कर्ण मतलब आपको OP ज्ञात करना है, तो OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यानी कि यहां 12 का स्क्वायर, यहां प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है ना, और ये आपका OP आ जाएगा। तो OP स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 3 तिया 9, यानी 3 का स्क्वायर 9, और OP स्क्वायर बराबर 144 में 9 जोड़ दो साहब, तो 44 और 6 तो हो गया आपका 50, 50 और 3 53 हो गया, यानी 153। अब OP कैसे निकलता है, हमेशा इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये आपका क्या आ गया भैया, OP का मान आ गया। आपसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पूर्व ज्ञान पर है और ये पाइथागोरस प्रमेय की कैलकुलेशन आप करते आए हो। यहां क्यों है ये सवाल, बता दिया मैंने आपको, क्योंकि आप जानते हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होते ही समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज बनते ही ये प्रश्न बनता है कि 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं आपको दे दी जाए तो एक भुजा आप ज्ञात करें। तो ऐसे 2-3 प्रश्न आपको यहां मिलेंगे न्यू टाइप में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके ऐसे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। दूसरी चीज, हमें अभी इस प्रमेय में हमने देखा था
क्या देखा था कि साहब ये दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू, तो जब भी दो स्पर्श रेखाएं तो आपको ये भी तो पता है ना कि ये स्पर्श रेखाएं तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। जब इन दोनों कोणों का मान आपको पता है तो एक चीज क्लियर हो गई, क्या कि अगर ये दोनों कोणों का योग 90-90 डिग्री है तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से ये 90 और ये 90 हटा दिया जाए, यानी कि 90 और 90 कितना होता है, 180। जब ये 180 हटा दिया जाए, मान लीजिए तो P है, P 90 डिग्री है और एक क्या है Q, ये 90 डिग्री है, इन दोनों को ही हटा दिया जाए तो कोण O प्लस कोण T बच रहा है, वो कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यानी आपसे सीधा सीधा एक सेंटेंस में पूछा जा सकता है कि अगर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं वृत्त पर है तो स्पर्श रेखाओं द्वारा बना कोण और स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पे बना कोण संपूरक होता है। बस ये बात आपको याद रखनी है, स्पर्श रेखाओं के मध्य बना कोण और स्पर्श बिंदुओं द्वारा केंद्र पे बना कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक तो सेंटेंस में ये पूछा जा सकता है कि क्या होता है। दूसरा आपसे ये कह सकता है कि मान लीजिए ये अगर 80 डिग्री है तो बताओ ये वाला कितना होगा। जब आपको ये पता है कि ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो दोनों 180 होते हैं और दोनों 180 होते हैं तो ये 80 है तो ये 100 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। यानी आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख के जवाब दे देंगे। मान लीजिए आपको यहां लिखा हुआ जाए कि ये कोण 110 डिग्री है और आपसे पूछ लेंगे इसका मान बताओ, तो कितना आसान है। अरे भाई ये 90 और ये 90 180 गया, हम जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो जब ये 110 है तो ये 70 बचा कि नहीं बचा, 70 डिग्री आंसर। यानी सीधे सीधे आप आंसर दे पाओगे, सीधे सीधे आंसर दे पाओगे। अब एक चीज और जो आपके 10.2 के सवालों को सॉल्व करने में काम आएगी, तो बच्चों वो क्या है जरा वो ढंग से आप समझ लो, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है, हमारे प्रमेय का ही एक पार्ट है। देखिए हमने क्या देखा था कि ये दो स्पर्श रेखा है, तो अगर मैं इस बिंदु को इस O से मिलाऊं, अगर मैं इस बिंदु को केंद्र O से मिलाऊं तो देखिए क्या हो रहा है। ये दोनों त्रिभुज आपने लिए थे कि नहीं लिए थे प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, याद कीजिए आप इस प्रमेय को कि TP बराबर TQ हमने प्रमेय प्रूव की थी। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। तो हमने क्या सिद्ध किया था कि ये त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, TPO, TPO त्रिभुज TPO हमने सर्वांग प्रूव किया था किसके, TQO के, त्रिभुज TQO के। अब आप जानते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तभी तो आपने कहा था कि TP बराबर होगा TQ के, तो भुजा तो प्रूव हो गई, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें प्रूव हो गई, उनको भी देखना जरूरी है। क्या प्रूव हो गई कि दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं तो सारे के सारे अंग समान है ना, ये और ये बराबर ऑलरेडी था क्योंकि त्रिज्याएं हैं, ये भुजा उभयनिष्ठ है ऑलरेडी बराबर, तो इसके आधार पर हमने इनको दोनों को बराबर प्रूव कर दिया, हो गया भाई। लेकिन सर्वांग सम त्रिभुज में केवल भुजाएं बराबर थोड़ी होती है, कोण भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है साहब, ये तो हमने लिया था सर्वांग समता में प्रूव करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो गया ना कि इसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये अगर हम जहां से ये स्पर्श रेखाएं निकल रही है उस बिंदु को और इस वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो क्या करता है, इस कोण का समद्विभाजक होता है, इस कोण का अर्धक होता है, यानी ये और ये बराबर होता है हमेशा, और इसी तरह से ये और ये भी बराबर होता है। इसका मतलब ये जो है आपका TO इस कोण का भी अर्धक है, कोण PTQ को भी ये आधा आधा करता है, मतलब ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो इस कंसेप्ट को भी हम यूज करेंगे आगे आगे आपके 10.2 के सवालों में ये काम आएगा। तो ये इस प्रमेय के साथ ही समझना है आपको, ठीक है, कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसका मतलब ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये दोनों कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। आप इन्हें डायरेक्ट प्रमेय के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रमेय में हमने प्रूव किया तो उप प्रमेय के रूप में ऑटोमेटिक चीजें लागू हो जाती है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि मैंने जो जितना आपको समझाया है उससे आपको 10.2 को सोल्व करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10.1 तो सोल्व हो चुकी है आपकी, आपको पता ही नहीं 10.1 तो इन्हीं में कहीं हो चुकी, आप 10.1 को सोल्व कर चुके हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है उनका जवाब आप दे देंगे, और फिर भी आपको अगर 10.2 में कोई परेशानी आती है तो 10.2 का सोल्यूशन भी हम जल्दी लेकर आएंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो बच्चों अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। ओके, बाय बाय।